किसी शायर का शेर याद आता है, वो कहता है कि आज घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी वो कोई पाठ पूजा इबादत की बात नहीं कर रहा। अंदर की शांति का बाहर के आउटकम्स में क्या रोल होता है? मेरे साइलेंस का मतलब है कि हर प्रकार से मैं नथिंगनेस में, जीरो में चला गया, जिसको हमने शून्य अवस्था बोली। फिजिकल और मानसिक दोनों लेवल पे आप नथिंगनेस, जीरो, शून्य अवस्था। क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जब आपको इसका रियल पावर आपने भी क्रैक किया कि यार ये तो एकदम अद्भुत है? मैंने अपने जीवन में वो तब नहीं पाया जब मैं उसको पाना चाहता था। मैंने अपने जीवन में वो सब कुछ तब पाया जब मैंने पाना चाहा ही नहीं। तमाम वो टेक्निक जो ऑनलाइन लोगों को देखने मिलती हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयोग तो कर रहे हैं, पर फिर भी उनके जीवन में वो चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? ज़्यादातर लोग डूइंग कि मैं ये कर लूँ, 369 लगा लूँ, एफर्मेशंस कर लूँ। एफर्मेशंस काम करती हैं, लेकिन अगर भाव नहीं है तो वो मैकेनिकल हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा भाव क्या है। दूसरा, हम ये देखें कि हमारी जो... नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत लाजवाब पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम चित्रेश सोनी है और आप देख रहे हैं चित्रेश सोनी पॉडकास्ट। पिछले 2 पॉडकास्ट में आपने अनुराग जी को बहुत प्रेम दिया और बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि अनुराग जी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में, अफर्मेशन के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। तो आज का पूरा पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ भी मांग रहे हैं और उनको मिल नहीं रहा है, वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको मिल नहीं रहा है, वो विजन बोर्ड बना रहे हैं उनको कुछ मिल नहीं रहा है। आज का पॉडकास्ट उन सब के लिए रामबाण पॉडकास्ट है। तो अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तीसरी बार हमारे पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रेश जी, और शायद पहला ऐसा चैनल होगा कि 3 बार हम यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। ये तो सब हमारे ऑडियंस का प्यार है कि जिन्होंने पूरे कमेंट बॉक्स भर दिए कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना है, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना है। तो सर, आज का पूरा पॉडकास्ट हम इसके अराउंड ही रखना चाहेंगे। श्योर। और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कमेंट में, लोग ये बोलते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, हम 369 टेक्निक का भी यूज़ कर रहे हैं, हम विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, हम विजन बोर्ड भी बना रहे हैं। तमाम वो टेक्निक जो ऑनलाइन लोगों को देखने मिलती हैं, जानने मिलती हैं, उसका प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयोग तो कर रहे हैं, पर फिर भी उनके जीवन में वो चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वो कामना रखते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके पीछे चित्रेश जी 2 मेजर कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि हमारा अद्वैत भी, हमारा योग भी, हमारे पुराने सभी शास्त्र बोलते हैं, एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट देते हैं, यद भावम तद भवति, कि जिस प्रकार का भाव होगा उसी तरह के फल हमारे जीवन में हमको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हम सब कुछ करते हुए हमारा भाव नहीं बदल रहा। आप देखो, हम अपनी ज़िंदगी में वो कभी नहीं पाते हैं जो हम चाहते हैं, हम वो पाते हैं जो हम होते हैं। और अगर एक व्यक्ति इतना डेस्परेटली चाह रहा है कुछ करना, तो यानी हम क्या भाव रिलीज कर रहे हैं? भाव हुआ डेस्परेशन। डेस्परेशन का या लैक का भाव हुआ। डेस्परेशन का दूसरा भाव लैक का भाव हुआ कि मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं चाह रहा हूं। तीसरा, जब मेरे पास लैक होता है तब मेरे माइंड में एक फियर आता है कि न मिला तो क्या होगा। तो यानी मेरी करंट रियलिटी क्या है? डेस्परेशन, लैक और फियर। ये तीनों से गवर्न हो रही है। तो अगर मैं अपनी जिंदगी में ये स्टेटमेंट अगर सही है कि मैं जो चाहता हूं वो नहीं पाता, मैं जो होता हूं वो मेरी जिंदगी में आता है, तो मैं अभी क्या हूं? मैं डर से डरा हुआ हूं, मैं डेस्परेट हूं बहुत ज्यादा, और मेरे पास कमी यानी अभाव मेरे पास बहुत ज्यादा है। तो अगर ये तीनों मेरी करंट रियलिटी है, मेरी करंट स्टेट है, तो मैं क्या मैनिफेस्ट करने वाला हूं? मैं और ज़्यादा डेस्परेट पे डेस्परेट होता जाऊंगा, नई नई टेक्निक्स ट्राई करूंगा, 369 के बाद 6912 करूंगा, फिर 91215 करूंगा, और जब मेरे पास वो चीज़ नहीं आएगी तो मैं और ज़्यादा डर से डरूंगा, और यही चीज़ें मेरे पास और कमी का भाव देती रहेंगी कि तुम जो चाह रहे थे वो तुम्हारे पास नहीं है, 50 टेक्निक लगाई फिर भी तुम्हारे पास नहीं मिला। तो यानी यद भावम तद भवति, मेरे पास अभी भाव तीनों गलत रखे हैं। दूसरी चीज जो इसमें सबसे बड़ी चीज है वो ये जानना कि मैं एज अ बीइंग क्या हूं। हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं हमारे बहुत से इवेंट्स में, जिसको हम बोलते हैं डूइंग, हैविंग और बीइंग। एक है करना, एक है फिर करके कुछ पाना, और एक है वो पाकर के कुछ हो जाना। और हम सब जिंदगी में इसी भागदौड़ में लगे हैं, डूइंग, हैविंग, बीइंग, डूइंग, हैविंग, बीइंग।
लेकिन अद्वैत और क्वांटम के बहुत से सिद्धांत ये बोलते हैं कि हम कोर लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर हम सब लोग ऊर्जा हैं, एनर्जी हैं। और एनर्जी, जब हम एनर्जी टू एनर्जी ट्रैवल करते हैं, जब हम एनर्जी टू एनर्जी बात करते हैं, तो मैटर का उसमें कोई रोल ही नहीं रहता। मैटर तो हमारे और आपके देखने की एक चीज है। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर साइंस भी इसको प्रूव करती है कि हम सब कुछ, एवरीथिंग इज एनर्जी। E इज इक्वल टू mc², कि मैटर एनर्जी में कभी भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अगर हम ये रियलाइज करें तो हमें पता चलता है कि हमें डूइंग, हैविंग, बीइंग की तरफ नहीं जाना, मैटर से करना नहीं है कुछ, बल्कि पहले हमारी स्टेट जो है वो बीइंग की स्टेट को चेंज करना है कि हम हैं क्या। और इसी स्टेट को हमारे अद्वैत ने समझाया सत्य चित्त आनंद। यानी अगर मेरी स्टेट आनंद की है तो मैं जो, मतलब उल्टा हो गया ना, डूइंग हैविंग बीइंग से बीइंग हैविंग डूइंग। अगर मेरी स्टेट आनंद की है तो जो मेरे पास होगा वो भी आनंदित होगा, और जो मैं कार्य करूंगा वो भी आनंद के भाव से करूंगा। तो बीइंग को चेंज करना है, डूइंग को नहीं। ज़्यादातर लोग डूइंग कि मैं ये कर लूँ, 369 लगा लूँ, एफर्मेशंस कर लूँ। एफर्मेशंस काम करती हैं, लेकिन अगर भाव नहीं है तो वो मैकेनिकल हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा भाव क्या है। दूसरा, हम ये देखें कि हमारी जो करंट रियलिटी, हमारी जो करंट स्टेट, जो मैं बीइंग, एज अ बीइंग हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, कहीं मैं ह्यूमन डूइंग तो नहीं हो रखा, कहीं मैं ह्यूमन डूइंग में करता 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 तो नहीं जा रहा हूँ। तो क्या मेरी स्टेट चेंज हुई बीइंग की? अगर नहीं हुई तो करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जिस स्टेट से आप कर रहे हो। दूसरा, क्या मेरा भाव परिवर्तित हुआ? क्या जो कमी मैं महसूस कर रहा था, क्वांटम फील्ड को मैं क्या सिग्नल दे रहा हूं कि मेरे पास तो कमी है? क्या मैं भरा हुआ महसूस कर रहा हूं? क्या मैं डर नहीं रहा? मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूं, अपने आप को समर्पित करके चल रहा हूं, सरेंडर करके चल रहा हूं कि जो ब्रह्मांड मेरे लिए करता है वो बढ़िया करता है। और तीसरा, कि क्या मैं, जो मेरे पास जो करंट रियलिटी है, करंट स्टेट है, क्या मैं उसके साथ रेजोनेट करता हूं, एक रूपता में आ चुका हूं? अगर ये आ चुका हूं तो मैनिफेस्टेशन करने की चीज नहीं है, ये होने की चीज है, अपने आप होने लगता है। मतलब मैं ये समझूं कि हम लोग फिजिकल चीज़ों में एफर्ट लगा रहे हैं, मैटर में एफर्ट लगा रहे हैं, जबकि उसको पाने का तरीका मैटर वाला है ही नहीं। उसको पाने का तरीका मैकेनिकल नहीं है, उसको पाने का तरीका हमारे शास्त्रों में कुछ और बताया जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे। आपने इसको बहुत सरल कर दिया कि हम मैटर पे ध्यान लगा रहे हैं। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, डूइंग हैविंग बीइंग, हम डूइंग पे फोकस कर रहे हैं, बीइंग पे फोकस नहीं कर रहे। बीइंग मैटर नहीं है, बीइंग एक स्टेट है, आपकी करंट स्टेट। तो अगर हम वो स्टेट को बदलें, मतलब वो व्यक्ति नहीं जो कुछ करता है और जो करने के बाद कुछ पाता है और पाने के बाद होता है, सिर्फ होने की स्टेट। और होने की स्टेट कैसे डिफाइन होती है? आपके फीलिंग्स से, आपके इमोशन से, आपके थॉट्स से। तो अगर मैं वो स्टेट को, करंट स्टेट को बदल लेता हूं तो मेरी रियलिटी बदलने लगती है। और ये करंट स्टेट को बदलना, चित्रेश जी, लोगों के लिए सबसे मुश्किल, या यूं कहूं कि ज्यादातर लोगों के लिए जो डूइंग के प्रोसेस में फंसे हैं उनके लिए इम्पॉसिबल टास्क होता है ये बीइंग की स्टेट को बदलना। क्योंकि उनको यही लगता, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, हमारे माइंड को जब तक हम कुछ करते नहीं है इसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती। मतलब वैसी डिजाइन की गई है हमारी, डिजाइन की गई है हमारी बॉडी, वैसी ही है। सदियों से हमको प्रोग्राम भी ऐसा किया गया है कि तुम कुछ पालोगे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो तुम बढ़िया होगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारी अच्छी शादी हो जाएगी, तुमको, मतलब सब कुछ आउटकम बेस्ड डिजाइन किया गया है। तो इसलिए मेरी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि जब तक मैं कुछ करता नहीं हूं कुछ पाने के लिए, तब तक मुझे लगता ही नहीं मेरे माइंड को कि मैंने कुछ किया है। और बिना करे, बिना पाए कुछ मिल सकता है, ये हमें आभास ही नहीं है। क्योंकि हर एक इंसान भी यही बात करता है कि जब तक तुम कुछ करोगे नहीं कुछ पाओगे नहीं। लेकिन अगर मैं पाने के भाव में अभी हो जाता हूं तो मेरे माइंड को यहां से एक ट्रिक मिलती है कि यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जहां पर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। जबकि तरीका यह है कि इस क्वांटम फील्ड को समझना कि फील्ड आपके करने को नहीं, आपके होने को रिस्पॉन्स देती है। फील्ड आपके पाने को नहीं, आपके होने को रिस्पॉन्स देती है। तो करने और पाने से ज्यादा जरूरी है आपका होना। तो जो लोग हो जाते हैं, सतचित आनंद, यानी प्रेजेंट रियलिटी, करंट स्टेट आनंद की हो जाती है, तो वो पा भी लेते हैं और वो करने भी लगते हैं जो वो अपने जीवन में चाहते थे। मैं इसको थोड़ा और सरल समझने की कोशिश करना चाहता हूँ कि जैसे मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ बार बार टेक्निक्स का यूज़ करके, तो मैं वो मैकेनिकल प्रोसेस तो कर रहा हूँ, पर वो लिखते वक्त मेरे मन में वो भाव नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए वो मैकेनिकल प्रोसेस मेरा काम नहीं कर रहा है। बराबर है? एग्जैक्टली। जैसे आप, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि बहुत से लोग हैं जो आपने देखा होगा जो पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, वो बिल्कुल मैकेनिकल है। मतलब पाठ पूजा या इबादत करना गलत नहीं है, वो मैकेनिकल, देखो कौन आया दरवाजे पे, अरे यार शोर मत करो, अरे यार देखना फ़ोन किसका बज रहा है, अरे यार, मतलब हम
सिर्फ एक एक्ट कर रहे हैं, ये नाटक करना है, अपने आप को धोखा देना है कि मैंने कुछ कर लिया। इससे ब्रेन को तो अच्छा लगता है कि देखो मैंने सुबह सुबह पाठ कर लिया, मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया, मैंने शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया, कर तो लिया, डूइंग पर हम रह गए और उससे हमें लगता है कि कुछ हैविंग होगा, लेकिन हमारा बीइंग चेंज नहीं हुआ। और वो किसी शायर का शेर याद आता है, वो कहता है कि आज घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी वो कोई पाठ पूजा इबादत की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपने अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को चेंज कर लिया, यानी किसी बच्चे को भी आपने हंसा दिया, आप खुश हो तभी आप हंसा पाओगे, यानी अगर आपने किसी बच्चे को भी हंसा दिया तो ये भी ऊपर वाले की इबादत जैसा हो गया। तो इबादत करने में तो है ही, पाठ पूजा करने में तो है ही, अगर उसमें भाव है तो वो एग्जैक्टली आप सही पर्पस से वो चीज कर रहे हो, अदरवाइज वो सिर्फ मैकेनिकल है। वो माइंड को संतुष्टि देगा आज कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, मैं बहुत भाग दौड़ कर रहा हूं, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। वो स्टोरी है ना, मैं अक्सर सुनाता हूं कि एक जंगल में एक शेर बंदर को उठाकर ले जाता था रोज, तो बंदरों ने मिलकर एक कम्युनिटी बनाई, टीम बनाई कि कल को हम अपना राजा चुनते हैं, हमारा राजा शेर को रोकेगा बंदर को उठा के ले जाने से। तो एक बंदर को राजा बना दिया। अब जिस बंदर को राजा बनाया उसको बिठा दिया, अगले दिन शेर आया, एक बंदर को उठा के ले गया। अब सब राजा के पास कि पकड़ो शेर को, तुमको राजा बनाया। बंदर एक पेड़ कूदा, 2 पेड़ कूदा, 10 पेड़ कूदा, 20 पेड़, 50 पेड़ कूद फांद के, सब पेड़ कूद फांद के वापस आ गया, थक हार के आके बैठ गया। शेर तो नहीं पकड़ा गया। अगले दिन फिर बंदर एक और उठा ले गया शेर, बंदर फिर आए उसके पास, वो फिर 10 पेड़, 20 पेड़। अब ये प्रक्रिया वो लगातार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करता रहा। लोग, बंदरों की जो सेना, जो प्रजातियां, सब लोग थे वो उसके पास आए, वो बोले कि भाई साहब ये शेर तो पकड़ा नहीं जा रहा। बंदर का जवाब था कि भाई साहब कोई मेहनत में कमी हो तो बताओ, मैं कूद तो पूरा रहा हूं। वो ऐसे ही कूदता और वापस आ जाता। तो ये मंकी माइंड जो है ना, जो रेप्टिलियन ब्रेन है, इस रेप्टिलियन ब्रेन को, इस मंकी माइंड को करना पसंद है। इसको लगता है कुछ कर लिया तो मतलब सिग्निफिकेंस हो गया कि यार मैं ऐसे ही, देखो आप लोग स्टेटमेंट्स भी, मैं पढ़ता बहुत हूं लेकिन मार्क्स नहीं आते, मैं करता बहुत हूं, जीवन मुझे वापस नहीं देता, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरा प्रमोशन नहीं किसी और का हो जाता है। जिंदगी, जीवन, ब्रह्मांड, यूनिवर्सल फील्ड, क्वांटम फील्ड आपके करने को नहीं, आपके होने को रिस्पॉन्स देती है। तो अगर ये बंदर की तरह उछलते रहे तो माइंड के ईगो की सेटिस्फैक्शन होती है कि तुमने बहुत किया, और फिर सेल्फ पिटी मिलती है, बेचारा तुम कर बहुत रहे थे, मिला कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर हमने अपनी स्टेट चेंज कर ली, भाव बदल लिया, मैटर टू मैटर नहीं बल्कि एनर्जी टू एनर्जी पर्सपेक्टिव से देखा। निकोला टेस्ला बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू फिगर आउट फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। बट व्हाट वी आर डूइंग। हम सिर्फ मैटर टू मैटर, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन कहाँ है? आपके भाव में, आपके विचारों में, आपकी फीलिंग्स में। उसको नहीं बदल रहे, करने को बदल रहे हैं। करने से ब्रह्मांड, क्वांटम फील्ड, या जिसको हम 0 पॉइंट फील्ड बोलते हैं, वो कभी जवाब नहीं देता है। मतलब सर, कर्म करते रहना है, पर कर्म करते करते भाव भी हमें वैसे डेवलप करने पड़ेंगे, तभी हम उन स्टेट्स पे पहुंच पाएंगे, तभी हम वो सारी चीज़ों तक पहुंचने के सिग्नल सही तरीके से दे पाएंगे। चित्रेश जी, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, कर्म क्रिया नहीं है। मतलब जैसे अभी आपने बोला कि कर्म करते रहना है, तो कर्म क्रिया नहीं है, क्रिया और भाव का कॉम्बिनेशन कर्म है। ओके। मतलब जो सब कुछ कर्म है। आम जनता कर्म जानती है, वो तो यही जानती है कि हमने कुछ कर्म लिए, कर लिया, वो हमारा कर्म वो हो गया। क्रिया है, वो एक्शन है। ओके। वो कर्म नहीं है। मतलब कर्म कैसे बनता है कि हमारा भाव उसके साथ क्या है, उस क्रिया के साथ। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन करते हुए उसका अंदर से इंटेंट क्या है? बहुत सीरियस केस उनके पास आया है, उनका इंटेंट है कि मैं कैसे भी करके इस व्यक्ति की जान बचाऊं, और वो अपना 100% उसमें झोंक देता है, अपना पूरा शिद्दत कर्म वो कर रहा है। लेकिन एट लास्ट क्या होता है? सपोज करो कि वो व्यक्ति नहीं बचता, डॉक्टर के हाथों से एक मृत्यु हो गई, या डॉक्टर के काम करते करते वो इंसान चला गया, तो क्या डॉक्टर ने कोई मर्डर किया है? नहीं। क्या उसको डेथ, मतलब डॉक्टर का कर्म कहां से सिद्ध हुआ कि जो वो एक्शन कर रहा था उसके पीछे का भाव क्या था? और वहीं एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा, मारना नहीं चाह रहा, लेकिन यहां पर उसके पास भाव है कि यार इसका जीवन बर्बाद हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये जीवन इसका। तो आपने कुछ फिजिकल एक्शन नहीं किया, योर मेंटल एक्शन इज क्रिएटिंग दैट कर्मा। और ऐसा कहा गया कि योर मेंटल एक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर फिजिकल एक्शन। तो फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन का कॉम्बिनेशन
आप फिजिकली क्या कर रहे हो उससे भी ज्यादा आप मेंटली क्या कर रहे हो, भाव क्या है आपके पास। तो वो जो डॉक्टर का भाव है, एक इंसान ने दूसरे इंसान के पेट में चाकू मारा, वो मरा नहीं, लेकिन भाव मारने का था, तो न मरने के बावजूद भी वो मारने जैसा कर्म ही काउंट हुआ है। और वो डॉक्टर के हाथ से कोई पेशेंट चला गया, डॉक्टर ने नहीं मारा, लेकिन भाव जो था वो बचाने का था, तो वहां पे बचाने का कर्म काउंट हुआ है। तो हम डूइंग को अगर देखें, इसी को रिलेट करें, डूइंग हैविंग बीइंग, तो यहां तो डॉक्टर डूइंग, अगर डूइंग खाली देखो, करता करता क्या है कि वो कुछ कर रहा था जिसके कारण पेशेंट या जो भी व्यक्ति आया था वो चला गया। तो यानी डूइंग से अगर रिजल्ट मिलता तो डॉक्टर तो पता नहीं, डूइंग से नहीं मिल रहा है। बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, बीइंग किससे बनते हैं हम? भाव से, और भाव ही भगवान है। बीइंग अगर डॉक्टर ने बदल लिया तो आप देखो डॉक्टर का कर्मा एक ब्यूटीफुल कर्म काउंट हुआ, न बचने के बावजूद भी डॉक्टर ने अपना 100% दिया। ठीक यही काम जिंदगी में करना पड़ेगा कि हम अगर अपना भाव बदलते हैं तो हमारे कर्म, हमारी क्रिया प्लस हमारा भाव जब मिलते हैं तो वो हमारा कर्म बनाता है। उसी कर्म के साथ हमें जीवन में उस कर्म के फल प्रारब्ध रूप में आगे चल के मिलते हैं, आरब्ध रूप में इसी जन्म में मिलते हैं, और अनारब्ध रूप में हम उन जन्मों को, उन कर्मों को ऑल्टर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब अनुराग जी, एक क्राइम करने वाले व्यक्ति के हाथ से भी किसी की एक्सीडेंटल कोई लॉस हो गया और डॉक्टर के हाथ से भी हो गया, पर डॉक्टर का क्योंकि भाव उसको बचाने का था इसलिए डॉक्टर का कर्म अच्छा गिना गया, और एक क्राइम करने वाले का भाव वैसा नहीं था, उसका तो भाव ही था कि ये टाटा बाय बाय हो जाए, तो इसलिए उसका कर्म बुरा गिना गया। चाहे वो व्यक्ति बच भी गया तो भी बुरा गिना, लेकिन कर्म तो ऑलरेडी हो चुका था। वो तो अभिव्यक्ति थी कि वो मरा या बचा, वो अभिव्यक्ति है। वो मान लो हम दो लोग हैं, एक आप हैं एक मैं हूं, मैं आपके साथ कुछ भी कार्य करता हूं, आपके साथ आप बचोगे मरोगे वो आपके साथ है, लेकिन मेरे साथ से जो निकल गया, जो बाण मेरे पास से निकल गया, जो इंटेंट मेरे पास से निकल गया, उससे आप बचो या मरो, लेकिन ये जो इंटेंट यहां से निकला है उसने तो अपना काम कर दिया। तो बचने या मरने का रोल नहीं है, रोल इस चीज का है कि क्रिया के साथ भाव क्या जुड़ा। ये भाव जो है यही डिसाइड करता है कि हमें आने वाले जीवन में क्या मिलेगा, और समस्या यहां पर यह है कि हम इस भाव को नहीं बदल पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अनुराग जी, अभी बीच में आपने एक बात बोली, हमारा बॉडी एज अ ट्रांसमीटर काम कर रहा है और वो सही सिग्नल नहीं दे रहा। इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने सिग्नल्स को प्रॉपर सर्कुलेट कर पाए क्वांटम फील्ड में, जिससे वो चीज़ों को अचीव कर पाए। देखिए, ये हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, हमारे पुराने टेक्स्ट में हज़ारों साल पहले लिख दिया गया था। हमारा जो सबसे पुराना जो मतलब इंडियन टेक्स्ट माना जाता है, जिसको सांख्य योग बोलते हैं, सांख्य योग बोलता है कि ये पूरी दुनिया 25 तत्वों से मिलकर के बनी है। एक तत्व है पुरुष का और 24 तत्व हैं प्रकृति के। पुरुष यानी मेल नहीं, पुरुष का मतलब है कॉन्शियसनेस, और प्रकृति का मतलब प्रकृति के 24 तत्व, जिसमें पंच महाभूत आते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, जिसमें ज्ञानेंद्रियां आती हैं 5 कर्मेंद्रियां आती हैं, और 5 तन्मात्राएं आती हैं, और 4 जो हैं अंतःकरण के तत्व आते हैं, मन बुद्धि चेतना और प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार और प्रकृति। ये 24 तत्व मिलकर के पूरी प्रकृति को बनाते हैं, और एक तत्व पुरुष का है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ता है। अब आप एक चीज देखो कि जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, सांख्य योग ये बोलता है कि पुरुष और प्रकृति का जब मिलन होता है, पुरुष जो प्रकृति है, कॉन्शियसनेस का, जो कॉन्शियसनेस का, और सारे तत्वों के साथ, सारे तत्व पूरे ब्रह्मांड के साथ, जो भी मैटर है या जो भी हमारे थॉट्स भी हैं, हमारे विचार भी हैं, इन सबका जब चेतना के साथ मिलन होता है, चेतना को देखने वाला बताया गया है, जो देख रही है, जो कर कुछ नहीं सकती, जो बिल्कुल देख रही है, हमारी कॉन्शियसनेस जो महसूस कर रही है। मतलब सीसीटीवी लगा है जो केवल वॉच कर रहा है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। जैसे मान लो मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे लगता है मेरी आंखें देख रही हैं, आंखें नहीं देख रही। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा मुंह बात कर रहा है, मुंह बात नहीं कर रहा। ये एज अ टूल है। इन सबको, टूल को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? चेतना। पंच तत्वों को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? चेतना। मेरी इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त क्या हो रहा है? जो मेरी चेतना के साथ जुड़ करके कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है। लोग बोलते हैं कि नहीं भैया, मेरे हाथ ही महसूस करते हैं, मेरी आंखें ही देखती हैं। तो जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, एज अ डेड बॉडी पड़े हुए हैं, तो हम किसको देखते हैं? हम किसको सुनते हैं? हम किसको महसूस कर पाते हैं? हम किससे बात कर पाते हैं? हमारी इंद्रियां क्या काम? इंद्रियां तो अभी भी हैं, फिजिकल रूप में प्रेजेंट हैं। और मेडिकल साइंस तो ये भी बोलता है कि आपके मरने के बाद आपके 80% ऑर्गन्स बहुत देर तक जिंदा रहते हैं।
आपका ब्रेन 30 मिनट्स तक जिंदा रहता है, उसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है 30 मिनट्स तक भी वो फ्रेश अलाइव रहता है। इसीलिए आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट पॉसिबल। तो मरने के बाद भी ऑर्गन्स तक आपके बिल्कुल सही सलामत हैं। क्या चीज चली गई? जो चेतना का प्रवाह हो रहा था वो चला गया। यानी जो पुरुष था, कॉन्शियसनेस थी, उसने प्रकृति के साथ जो सामंजस्य बिठाया हुआ था, वो सामंजस्य जो था उसका लिंक कहीं ना कहीं टूट गया। मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि जैसे ये सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रकृति हो गई और जो करंट है वो पुरुष हो गया। बहुत अच्छी बात है। जो बिल्कुल सही। करंट है वो पुरुष है, वो करंट फ्लो कर यदि रहा है। वो नहीं है तो ये सब कुछ व्यर्थ कोई है, काम के नहीं कोई काम के नहीं है। तो यानी और जो करंट है वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अभिव्यक्ति कौन करेगी? जो ये लाइट है, जो ये माइक है, अभिव्यक्ति ये करेगा। करंट तो उसमें फ्लो होगा। वो सिर्फ देखने वाला है, वो सिर्फ दृष्टा है। कर कौन रहा है? प्रकृति। यानी प्रकृति के 24 तत्व, जो सब ये तन्मात्राएं, हमारे ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां, हमारे पंच तत्व, ये मिलकर के कर रहे हैं। लेकिन इनका करना किस चीज से इन्फ्लुएंस होके आता है? ये इन्फ्लुएंस होके आता है चेतना से। अब आप कहोगे चेतना से इन्फ्लुएंस होके आता है, तो एक आदमी मैनिफेस्ट कर जाता है, एक आदमी मैनिफेस्ट नहीं करता। जहां हम बॉडी के ट्रांसमिशन टावर की बात करते हैं, तो ट्रांसमिशन टावर यानी कि ये फिजिकल बॉडी, यानी कि ये प्रकृति जिसमें 24 तत्व आए, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश आया, तन्मात्राएं आई, सुनना देखना छूना, ये सब कुछ आया। ये सब चीजें ट्रांसमिशन टावर से ट्रांसमिट क्या कर रही हैं? मतलब वेव्स क्या भेज रही हैं, वेव्स क्या भेज सिग्नल रही क्या भेज रही हैं, भावनाएं क्या भेज रही हैं, फीलिंग्स क्या जा रही हैं, ये सब हो गया। ये सब हो गया। ये 2 स्तर पर होता है चित्रेश जी। पहला तो भावनात्मक स्तर पर, जिसको हमने अंतःकरण बोला, मन बुद्धि और अहंकार के स्तर पर, जैसे जिसकी बात हमने पहले दोनों टॉपिक्स में, पहले दोनों क्वेश्चंस में की कि हमारा भाव क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरा इमोशन क्या है। दूसरा ये डेरिवेट होता है चेतना से कि चेतना का स्तर क्या है। कई लोग, आपने देखा होगा, बहुत पुराने लोग जो हैं, या कई लोग ऐसे बोल देते हैं, यार ये बड़ी ओल्ड सोल है, ये बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है। हाँ, जैसे हमारे प्रोग्राम में आस्था आती है तो आप हर बार बोलते हो कि यार ये गुड़िया अभी 10-12 साल की है, हाँ। पर ये बड़ी ओल्ड सोल है, इसका Old बहुत soul अच्छे है। से ध्यान चला जाता है, ध्यान में बैठ जाती है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि उसकी चेतना का स्तर क्या है। तो पहला तो ट्रांसमिशन टावर जो है एज अ बॉडी, लोगों को लगता है हमारा माइंड से हम ट्रांसमिट करेंगे, नहीं, हमारी बॉडी ये ट्रांसमिशन टूल दिया गया चित्रेश जी। इसके बिना कुछ भी संभव ही नहीं था, क्योंकि जब ये शरीर नहीं रहता तब चेतना अपने आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाती। चेतना के बस में नहीं है। चेतना को मैनिफेस्ट करने के लिए एक जरिया चाहिए। जरिया चाहिए। जैसे करंट को लाइट में तब्दील होने के लिए ये एक लाइट जरिया चाहिए, चाहिए, हाँ। उसी करंट को आवाज में तब्दील होने के लिए ये माइक माइक चाहिए, चाहिए। ये जरिया चाहिए। अगर ये माइक ना हो तो करंट कितना भी कहाँ होगा फ्लो करंट? इसको ये पूरा टूल चाहिए। तो शरीर एज अ टूल है। तो ब्रॉडकास्ट कौन कर रहा है? माइक कर रहा है। लाइट कौन दिखा रहा है? ये लाइट दिखा रही है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में भी क्वांटम फील्ड में सिग्नल्स कौन ब्रॉडकास्ट कर रहा है? ये शरीर कर रहा है, body। जिसको एज अ बॉडी हम मानते हैं। लेकिन योग कहता है, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि ये 5 लेयर्स से बना हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये 5 लेयर्स अपने आप में क्या ट्रांसमिट कर रही हैं? अन्नमय कोश यानी फिजिकल बॉडी का एक्शन क्या हो रहा है। प्राणमय कोश यानी आपकी सांसें किस स्तर पर कनेक्टेड हैं। मनोमय कोश, आपके पास भाव क्या चल रहे हैं। विज्ञानमय कोश यानी आपका इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि क्या कहती है। और चौथा आनंदमय कोश कि आप अपने चेतना के साथ किस स्तर पर कनेक्टेड हैं, कितने आनंद भाव के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला तो ये एज अ बॉडी ट्रांसमीटर यूज हो रही है, जिसके लिए आपके भाव, आपकी सांसें, आपकी बॉडी के कर्म, आपके फिजिकल एक्शन सब इंपॉर्टेंट है। सब अलाइनमेंट होना चाहिए एक ही डायरेक्शन में, एक ही भाव के साथ, एक ही भाव फीलिंग के के साथ, एक ही सोच के साथ, एक ही चित्त के साथ, सब अलाइन होना चाहिए। सब अलाइन होना चाहिए। और दूसरा, उनके पीछे जो चेतना उस सब को अनुभव कर रही है, उसका स्टेट वो एक्सपैंडेड है या वो कॉन्ट्रैक्टेड है। चेतना चैतन्य के साथ मिल रही है या चेतना सिकुड़ी हुई है। तो जितने ज्यादा भाव हमारे कमजोर होते जाते हैं, चेतना हमारी सिकुड़ती जाती है। जितना हम उन भाव से ऊपर उठते जाते हैं, हमारी चेतना एक्सपैंड करती जाती है, क्योंकि इसका परम उद्देश्य अपने आप को एक्सपैंड करके उस चैतन्य के साथ मिलना ही है।
अगर हम इसको एंशिएंट टेक्स्ट के या द्वैत के हिसाब से समझें तो। जिसको मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में भी समझाया गया है, जो आप कई बार बोलते हैं। हाँ, उसको थोड़ा सा मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में भी समझाया गया है इमोशंस के लेवल पर, लेकिन वो खाली उन्होंने, डेविड हॉकिंस ने इमोशंस की बात की है। अच्छा। उसमें बाकी चीज़ों की बात नहीं की गई, लेकिन जो सांख्य दर्शन है ये बाकी चीज़ों की भी 24 के 24 जो प्रकृति के तत्व हैं, ये 24 के 24 तत्वों की बात करता है। तो यानी मेरे सबसे पहले तो मेरी माइंड बॉडी सोल तीनों अलाइंड हैं कि नहीं, मेरे भाव क्या आ रहे हैं। दूसरा, मेरी चेतना एक्सपैंड कर रही है या नहीं। चेतना एक्सपैंड कब करती है? जब ये जो माया का जाल है, जो इमोशंस का फैलाया हुआ जाल है, जब ये धीरे धीरे इससे ऊपर उठने लगती है, जब ये धीरे धीरे इस जाल से बाहर निकलने लगती है और देखने लगती है कि ये सब इमोशंस हैं, मैं नहीं हूं। मतलब हमने पूर्ण दृष्टा के रूप में आ जाते हैं, तब हम इन सारी चीज़ों को सही तरीके से महसूस कर पाएंगे और सही तरीके से इनका सही आउटपुट निकाल पाएंगे। यानी मैंने अपने आप को एज अ बॉडी मान लिया, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे शरीर पे चोट लगी है तो किसको चोट लगी है? मुझे। मेरे पास नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो नेगेटिव कौन हो रहा है? मैं। हमने अपने मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर के साथ मैं का अटैचमेंट जो किया, यही मेरी चेतना का सिकुड़ जाना था। मेरी चेतना का एक्सपैंड करने का मतलब कि मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं और मैं शरीर नहीं हूं। इससे जब मैं परे निकलता हूं, अपने आप को देखता हूं, तो मेरी चेतना एक्सपैंड करती है। तो आपने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये इस ओल्ड सोल है या ये बहुत पहुंचा हो, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी चेतना कितना एक्सपैंड करके आई है। जैसे मान लो आप 5th क्लास में हो, आप 5th क्लास में पास कर गए, तो अब नेक्स्ट टाइम आप कौन सी क्लास में जाओगे? 6th क्लास में। 6th पास कर गए तो 7th पास कर गए तो 8th। यही हमारे संस्कार बन रहे हैं कि पिछले जन्मों में जो हमने चेतना जो एक्सपीरियंस कर रही थी, उसको एक्सपीरियंस दे दिया। अब वो हमारी चेतना के साथ, हमारे मनोमय, हमारे प्राणमय और हमारे विज्ञानमय कोश ने उस चेतना आनंद, सच्चित आनंद के साथ जोड़ दिया मेरे एक्सपीरियंसेस को। उनको हम संस्कार बोलते हैं कि अगले जन्म में मैं पैदा हुआ तो बोलते नहीं, इसके संस्कार हैं, ये पुराने जन्मों से संस्कार लेकर के आ रहा है। तो जो उन इमोशंस के दबने से संस्कार लेकर आ रहा है, उसकी चेतना संकुचित है। जो उन इमोशन से परे उठने से संस्कार लेकर के आ रहा है, उसकी चेतना एक्सपैंडेड है। वो 6th के बाद अब अगली बार जब आएगा तो वो 7th में ही बैठेगा। लेकिन जो पिछले जन्म में 5th क्लास नहीं पार कर पाया, एग्जाम्पल, जो 5th नहीं पार कर पाया, वो दोबारा 6th में, वो उसको दोबारा से 5th क्लास करनी पड़ेगी। तो जो पिछले जन्मों में उस इमोशन से दबा रहा, उनसे पार नहीं निकल पाया, तो अभी भी चेतना जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, जिसके लिए हम, जब हमें ये जागृति आ जाए तो हम बहुत सारे प्रयोग, हम ध्यान के बहुत सारे प्रयोग और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, ताकि हमारी सोल के लेवल पर हम लोग इवॉल्व करें, सिर्फ बॉडी और माइंड के लेवल पर नहीं। तो ये बॉडी जो ट्रांसमिशन टावर है, ये ट्रांसमिट करती है किस बेसिस पर? कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग किन इमोशंस, किन फीलिंग्स को एमिट कर रहे हैं। इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। जिस थॉट को लेकर के आपको जो इमोशन और जो फीलिंग आएगा, आपकी बॉडी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर बनाती है। इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ ब्रेन, ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिलीज करता है। फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बॉडी, बॉडी मीन्स हार्ट, हार्ट मैग्नेटिक सिग्नल्स रिलीज करता है। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर, ये ट्रांसमिशन टावर रिलीज कर रहा है, वही ब्रह्मांड में 0 पॉइंट फील्ड में, क्वांटम में जा रहा है। और उसी के रिजल्ट हमको मिल रहे हैं, न कि 3 बार, 6 बार, 9 बार लिखने के। बहुत बढ़िया। मतलब मैं यहाँ तक ये समझाऊँ अनुराग जी, कि हम बॉडी वाले एक्शन तो सारे कर रहे हैं, है ना, पर बॉडी को हम अपने सोल के साथ, अपने चित्त के साथ, अपनी चेतना के साथ, अपने कॉन्शियस के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, सारी टेक्निक्स का यूज़ कर कर। तो अनुराग जी, यहाँ तक मैं ये चीज़ें तो क्लियर हो गया, मतलब मुझे बहुत सी चीज़ें आज क्लियर हुई। क्या आप इसका कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इन चीज़ों का अचीव करें, और कैसे हम अपनी जो भी हमारी डिज़ायर हैं, जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी हम गोल बना रहे हैं, विजन बना रहे हैं, उस तक पहुंचने के लिए कोई स्टेप बाय स्टेप कोई फार्मूला, कोई फ्रेमवर्क आप आज बता सकें हमारे सारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही जानने के लिए आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। देखो, इसमें थोड़ा सा मैं समय लूँगा, मैं इसको लास्ट में समराइज़ ज़रूर कर दूंगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ताकि जो इसको ज़िंदगी में उतारता है वो डे 1 से इसका बेनिफिट ले सके। अब सबसे पहली चीज़ तो है हमारे इस ट्रांसमिशन टावर की हीलिंग बहुत ज़रूरी है।
कई लोगों को लगता है मैं तो बीमार नहीं हूँ, मेरे को तो कोई रोग नहीं है, मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, तो मेरे को हीलिंग की क्या ज़रूरत है। हाँ, मैं ये पूछना भी चाह रहा था। तो हीलिंग की ज़रूरत सिर्फ फिजिकल वुंड्स के लिए नहीं है या बीमारी के लिए नहीं है। हीलिंग की ज़रूरत उन इमोशंस के स्तर पर है जो इमोशंस इस ट्रांसमिशन टावर के वाईफाई में एम्बेड हो चुके हैं, और ये बॉडी एज अ ट्रांसमिशन टावर उन्हीं इमोशंस के प्रतिध्वनि को रिलीज कर रही है। यानी हो सकता है मेरे पास बचपन का कोई पेन रखा हो, जैसे अभी हम इंटेंशनल क्वांटम अलाइनमेंट जो हमारा इवेंट है उसमें हम टाइम फ्रेमवर्क पूरा पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं कि टाइम है ही नहीं, मतलब टाइम एक डायमेंशन है। टाइम वो टाइम नहीं है जिसको हम समय समझते हैं कि समय बीत रहा है, टाइम वो नहीं है, टाइम एक डायमेंशन है, हम इसको समझते हैं। तो जो मेरा पास्ट था, जो मेरा फ्यूचर है और जो मेरा प्रेजेंट है, ये तीनों एक ही टाइमलाइन पर, एक ही समय पर, एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं। मेरा पास्ट भी यही है, मेरा प्रेजेंट भी यही है और मेरा फ्यूचर भी यही है। सिर्फ मेरी चेतना एक टाइमलाइन पर चलते चलते अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक्सपीरियंस करती है। जैसे एक सीडी होती है ना मूवी की, उस सीडी में पूरी फिल्म वहां पर है, लेकिन हम जैसे जैसे उसको प्ले करते रहते हैं, हम जैसे जैसे उसको देखते रहते हैं, वो मूवी आगे बढ़ती रहती है। ठीक हमारा जीवन भी सारा का सारा यही है। हमारी चेतना जैसे जैसे प्रवाह करती रहती है, वैसे वैसे हम अपने जीवन को एक्सपीरियंस करते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, यहाँ बहुत से लोगों को ये लगेगा तो इसका मतलब हमारा जीवन फिक्स्ड है, मतलब अगर हमारा जीवन पहले से ही लिखा हुआ है तो हमारा फ्यूचर भी लिखा हुआ है, करने से क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, इसको बड़े गहरे में समझना पड़ता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा समय देना पड़ता है। पूरा समय लीजिए। तो हमारा जो पूरा जो हमारा जीवन है वो एक टाइमलाइन पर फिक्स्ड है। इसको हम 3D और 4D के कॉन्सेप्ट से समझते हैं, इसको मैं थोड़ा बाद में लेता हूं, लेकिन अभी मैं जो प्रश्न है आपका, उस प्रश्न के ऊपर आता हूं फ्रेमवर्क बताने के लिए कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें इस ट्रांसमिशन टावर को ये क्या ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इसके सिग्नल्स को हील करना है। जैसे एक ग्लास है और ग्लास में बहुत सारा कीचड़ भरा हुआ है। अब अगर उस ग्लास में अमृत की 2 बूंदें डाल दो तो कीचड़ अमृत नहीं हो जाएगा। अगर एक ग्लास में जहर भरा हुआ है, उसमें 4 बूंदें दूध की डाल दो तो जहर दूध नहीं हो जाएगा। यानी कि लोग, सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि हम जो है, जो इस ट्रांसमिशन टावर में इमोशंस भरे हुए हैं, हम उनको खाली करने से पहले नई चीजों को डाल रहे हैं। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि लर्निंग से पहले अनलर्निंग इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टेशन से पहले हीलिंग इंपॉर्टेंट है। कि मेरे पास जो पास्ट के कुछ भी पेनफुल मेमोरीज रखे हो सकते हैं, ट्रॉमाज रखे हो सकते हैं, मेरे पास अनवर्दीनेस की फीलिंग रखी हो सकती है। चित्रे जी, हमारे इवेंट में हजारों लोग आते हैं, वो कहते हैं सर मुझे लगता ही नहीं कि मैं लाइफ में कभी कुछ कर पाऊंगा। सेल्फ सेबोटाजिंग, इम्पोस्टर सिंड्रोम इसको बोला जाता है, कि मैंने अपनी वर्थ को कभी नहीं पहचाना, सेल्फ लव नहीं है मेरे पास, मेरे पास कोई किसी ने धोखा दिया था, वो फीलिंग आज भी ही रखी है। अनफॉरगिवनेस है, मैं लोगों को माफ नहीं कर पाया हूं, मेरे पास ग्रैटिट्यूड नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब मेरे भावनात्मक स्तर पर स्टोर्ड प्रोग्रामिंग्स हैं। मेरा टावर क्या रिलीज कर रहा है? इन्हीं स्टोर्ड प्रोग्रामिंग से जो सिग्नल्स मेरे बनते हैं, मैं इन्हीं इमोशन से, इसी दृष्टिकोण से जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हीलिंग। हीलिंग किसकी? इस ट्रांसमिशन टावर की, एज अ बॉडी। क्योंकि लोगों को लगेगा यार जब तुम भावनाओं की बात कर रहे हो, इमोशंस की बात कर रहे हो, और बॉडी को, ये तो भावनाओं और ये इमोशंस जो हैं ये तो मेंटल फिनोमिना है, ये बॉडी का फिनोमिना तो नहीं है। जितने इमोशंस हैं ये सब बॉडी में स्टोर होते हैं सर। इसकी एक बुक है बहुत बढ़िया जिसको बोला गया बॉडी कीप्स द स्कोर। उसमें ऑथर और अद्वैत भी ये चीज बिल्कुल प्रूव करता है कि हम जिस भी तरह के भाव और इमोशंस लेते हैं वो केमिकल रूप में हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में स्टोर हो जाते हैं, और हमारे ऑर्गन्स, हमारा पूरा बॉडी, हमारे पूरे चक्र उन्हीं स्टोर्ड इमोशंस से ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो यानी सबसे पहला क्या करना होगा? मुझे जो स्टोर्ड इमोशंस हैं उनको रिलीज करना होगा। तो सबसे पहला हीलिंग के स्तर पर, जिसकी हमने फर्स्ट पॉडकास्ट में भी, जिसने नहीं देखा वो जरूर देखे, हमने बात की थी कि कैसे आप कैथारसिस के थ्रू हीलिंग कर सकते हैं अपने इंटरनल स्टेट की, इस ट्रांसमिशन टावर की। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि हमें हील करना है अपने उन स्टोर्ड इमोशंस को, जिसकी एक प्रक्रिया है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी। तो पहले ट्रांसमिशन, एक मिनट आप पूछना चाहूँगा एक बार, मतलब किसी भी व्यक्ति को जीवन में कुछ भी अचीव करना है तो हील करना पड़ेगा। मतलब आगे बढ़ने से पहले उसको अपने आप को एकदम प्योर सोल बनाना पड़ेगा। वो थॉट्स को, जो उसके मन में जितनी भी पुरानी चीज़ों के एम्बेडेड पेनफुल मेमोरीज हैं, ट्रामा है, उन सबको क्लियर करना पड़ेगा। तब उसकी बॉडी उस लायक बनेगी कि वो हीलिंग के प्रोसेस के आगे बढ़े और आगे नेक्स्ट स्टेप जो भी आप बताएंगे वहाँ पहुँचे। यही समझा? यही है। तब तक वो डूइंग पे फोकस कर रहा है।
लेकिन उसने अपना ट्रांसमिशन टावर को इस क्वांटम फील्ड के साथ अलाइन होने के लिए सेट नहीं किया, मतलब क्लीन नहीं किया। क्लीन नहीं किया। मतलब हीलिंग को अपन लोगों को समझने के लिए इजी कि क्लीनिंग उसकी सबसे ज़रूरी है कि आप वो स्टेट में आ जाएं कि आप वो मैनिफेस्टेशन की तरफ एक स्टेप बढ़ पाएं। जी, भावनात्मक स्तर पर वो क्लीनिंग जरूरी है, वो भावनाओं का निकल जाना जरूरी है, जिसका संबंध फिजिकल बॉडी से नहीं है, इमोशन से। इमोशन से है, लेकिन वो इमोशंस फिजिकल बॉडी में स्टोर्ड हैं, जो आपको इसलिए पता भी नहीं है, इसलिए उसको हील करने के लिए इस बॉडी की एज अ टूल जरूरत है। टूल ऐसा जरूरत, ठीक, गॉट इट। तो उस हीलिंग के लिए हम 2 प्रोसेस करते हैं। एक हम करते हैं विजुअलाइजेशन, कि हम भावनात्मक स्तर पर जो चीजें चल रही हैं उनको, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। तो अगर हम कुछ भी इमेजिन करते हैं तो हमारे माइंड को लगता है ये असली में हो रहा है, इसको कुछ भी महसूस करने के लिए फिजिकली चीज नहीं चाहिए। अगर ये भावनात्मक रूप से उसको महसूस कर ले तो भी माइंड को लगता है कि ये असली हो रहा है। जैसे मैंने बोला ना, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक ही जगह पर यहां पर ही स्थिर हैं। ठीक वैसे ही जब हम कुछ यहां विजुअलाइज करते हैं तो माइंड को ये नहीं पता चलता कि ये पास्ट में हुआ था, फ्यूचर में होगा या अभी है। वो सिर्फ एक ही टाइमलाइन पर चीजों को देखता है। तभी हम जो मैनिफेस्टेशन है इसको पॉसिबल कर पाते हैं, अदरवाइज मैनिफेस्टेशन पॉसिबल ही नहीं था कि हम फ्यूचर की चीजों को प्रेजेंट में विजुअलाइज करके कैसे पॉसिबल कर पाते। इसी फिनोमेना के कारण पॉसिबल हो पाता है कि टाइम है ही नहीं। आप जो महसूस करते हो यहां से, माइंड को लगता है ये अभी हो रहा है। तो अगर मेरे साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ, उस समय में जाकर वो बच्चा जो छोटा सा हो सकता है उसके साथ, आपका जो बचपन था हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, वो इस टाइमलाइन पर अभी भी परेशान बैठा हुआ है। उसको पता ही नहीं है कि मेरा भविष्य सिक्योर, मेरा भविष्य बहुत बढ़िया, मेरा फ्यूचर बहुत बढ़िया है। तो वो इनर चाइल्ड हीलिंग, वो पास्ट के ट्रॉमास, उनको विजुअलाइजेशन के थ्रू आपके माइंड को ये यकीन दिलाना कि ऑल इज वेल चाचू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, भावनात्मक स्तर पर। दूसरा, शारीरिक स्तर पर, शरीर ने जिन इमोशंस को स्टोर किया हुआ है ऑर्गन्स में, स्पेशली हमारे ग्लैंड्स वो केमिकल रिलीज कर रहे हैं उन भाव के कारण। और वो ग्लैंड्स किससे एसोसिएटेड है? हमारे शरीर के 7 चक्रों से एसोसिएटेड है। तो हमारा शरीर वो इमोशंस को स्टोर कर रखा है, उसको रिलीज करने के लिए हम एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं जिसका नाम है रिदमिक रिलीज मेडिटेशन। इस मेडिटेशन से हम शारीरिक स्तर पर वो भावनाएं जो शरीर ने स्टोर कर रखी हैं उनको रिलीज करते हैं, शेड करते हैं। तो जिसका सबसे पहला चरण हो गया बॉडी की और माइंड की हीलिंग, जिसको आपने क्लिनजिंग बोला, कि वो इमोशंस जो स्टोर्ड हैं भावनात्मक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी, उनको हम हील करते हैं। तो एज अ ट्रांसमिशन टावर हम अब ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे जो सिग्नल हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो नहीं तो क्या हो रहा है मैनिफेस्टेशन में, लोग कर रहे हैं आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, एफर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन एफर्मेशन के पीछे भाव शरीर का क्या हो रहा है कि नहीं यार तू वेल्दी नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है। आपकी बातें ट्रांसमिट नहीं कर रही हैं, आपकी बॉडी एज अ फीलिंग किस चीज को जनरेट कर रही है। तो एज अ हेल्दी, एज अ वेल्दी एफर्मेशन करने के बाद भी क्यों हील नहीं हो रहा, क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा? क्योंकि बॉडी एज अ ट्रांसमिशन टावर बिल्कुल ऑपोजिट भावनाएं रिलीज कर रही है। बॉडी कह रही है नहीं यार मेरे से हो नहीं रहा, मेरे पास लैक है, मेरे पास दर्द है, मेरे पास पेन है। तो इस ट्रांसमिशन टावर की हीलिंग सबसे पहले जरूरी है। मतलब ये पहला स्टेप हो गया जिसको हम प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं। हाँ, प्रिपरेशन भी, फाउंडेशन बोल सकते हैं, प्रिपरेशन बोल सकते हैं कि माइंड, बॉडी और सोल तीनों प्रिपेयर होने चाहिए कि आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सको। ठीक। तो सबसे पहले हमने अपने माइंड को स्तर पर हील कर लिया। दूसरे स्तर पर हम क्या करते हैं? दूसरे स्तर पर हम अपने भावनात्मक सिग्नल को चेंज करते हैं कि मेरी फीलिंग्स क्या ट्रांसमिट करेंगी अब। और वो सबसे बढ़िया चीज जो होती है वो ये होती है कि मैं अपनी जिंदगी में पाना चाहता हूं उस पाने वाली चीज को मैं जीने लग जाऊं। यानी मान लो मुझे है कि मेरे पास करोड़ों रुपए हों, या किसी का सपना हो सकता है कि उसकी हेल्थ अच्छी हो, या किसी का हो सकता है मेरा रिलेशनशिप बेटर हो जाए। तो ये जो हो जाए वाली चीज है ना, ये समझो हो गई, ये समझो हो गई। यहां पर ये फील करने लगे कि ये हो चुका है, ये फील करने लगे ना, उस हो चुकी चीज को जीने लग जाएं। ओके, फील भी नहीं, जीने लग जाएं, जिसमें आपके पास थॉट भी वही हो, आपके पास फीलिंग भी वही हो और आपके पास इमोशन भी वही हो, जीने लग जाएं। तो अब यहां पर एक लोगों का सवाल आ सकता है, वो कहेंगे कि यहां पर भी तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि मेरी करंट रियलिटी तो कुछ और है और मैं अगर उसको जीने लग जाऊंगा तो क्या मतलब वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हमने चमत्कार किया है। वो चमत्कार क्या है कि हमने अपनी बॉडी को जो ये डाउट क्रिएट कर रही थी, जो इस द्वैत में थी कि वो सिग्नल्स तो डर के
लैक के और डेस्परेशन के रिलीज कर रही थी। जब हम उसको हील करते हैं तो ये सिग्नल्स भी हमने हील कर दिए हैं। अब मेरी बॉडी सेफ फील कर रही है। अब मेरी बॉडी डेस्परेट नहीं है, वो सरेंडर्ड है, मतलब न्यूट्रल फेस पे आ गई, न्यूट्रल फेस पे आ गया है। और न्यूट्रल फेस मेरा क्या है? सच्चित आनंद। मेरा चित्त का स्वभाव ही आनंद है। आनंद के लिए मुझे हायर लेवल पे नहीं जाना है, मेरा न्यूट्रल लेवल ही आनंद का है। मतलब आनंद के लिए मुझे BMW की जरूरत नहीं है, मुझे आनंद के लिए बंगले की जरूरत नहीं है। आनंदित तो आदमी रोड के किनारे चाय पी के भी हो जाता है। तो आनंद तो हमेशा है आपके पास, आप रियलाइज या फील या महसूस नहीं कर पा रहे। बराबर, 100% सही। आनंद किसी चीज में नहीं है, आनंद तो उसके होने के भाव एहसास में है, एहसास में है, तृप्ति में है। आनंद है, तृप्ति इज द राइट वर्ड। और जैसे हम वो अपने इवेंट में भी दिखाते हैं ना चित्रेश जी, वो क्लिप दिखाते हैं, मूवी दिखाते हैं। जैसे कोई बोलता है कि एक व्यक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, मतलब उसको पानी नहीं मिला पिछले 2 दिन से 3 दिन से, तो पानी उसके लिए कैसा हो जाएगा? अमृत जैसा। मतलब उसको पानी मिल जाए तो उसकी यही इच्छा है अब की, जैसे मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें कि उस प्यासे को पानी मिल जाए तो पानी उसके लिए अमृत जैसा है। अब उसको आप पानी पिला दो 1 गिलास, उसको कैसा आनंद आएगा। 1 गिलास और पिला दो, उसको थोड़ा और आनंद आएगा। 4 गिलास और पिला दो, अब उसका आनंद जो है वो हो जाएगा, कम हो गया। और अब आप उसको बोलो कि ये 3 लीटर पानी और पीना है, नहीं पिएगा। उसको वो पानी मृत्यु जैसा लगने लगेगा, क्योंकि पानी इतना पी के पेट फटने जैसा हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वॉमिटिंग लग जाएगी। तो पानी में तृप्ति नहीं थी। उस पहले पानी के घूंट में, वो जो पहला ग्लास था, उसके भाव में कि मेरी प्यास बुझ चुकी है। पानी में तृप्ति नहीं है, उसके जो उससे मुझे भाव मिल रहा है उसमें तृप्ति है। ठीक वैसे ही मुझे जीवन में कल को क्या मिलेगा, गाड़ी, बंगला, पैसा, वो तो मिल जाएगी, उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने लाखों लोगों को और अपनी जिंदगी में भी ये चीज देखी है कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं ना चित्रेश जी, उसको पाने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अब ये नॉर्मल है। मतलब जिसका क्रेज इंसान को सालों सालों तक रहता है ना, जब वो चीज़ मिल जाती है तो मिलने के बाद वो ठीक वो पानी के ग्लास जैसी होती है कि अब तृप्ति हो गई, पानी का ग्लास पी लिया। अब पानी में इंपॉर्टेंस नहीं है, इस भाव में इंपॉर्टेंस है। और अगर वो भाव ही नहीं बचता, क्योंकि हमारी चेतना जो है उसका स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद। वो किस तरफ जाना चाहती है? आनंद की तरफ। और माया जिसने हमें ये शरीर दिया, अंतःकरण दिया, मन बुद्धि अहंकार दिए, वो कहता है कि तुझे सुख चाहिए है, आनंद नहीं। आनंद नहीं, सुख चाहिए, सुख चाहिए, क्योंकि माया आनंद से दूर करके सुख की तरफ ले जाना चाहती है। और इंसान की जो चेतना है वो उस आनंद को अनुभव करना चाहती है। तो जब हम सुख को अनुभव करते हैं तो सुख को अनुभव करने के बाद भी आनंद तो नहीं मिलता, क्योंकि आनंद आपकी आंतरिक स्थिति है और सुख आपकी बाह्य स्थिति है। ये एक घटना है जो किसी इवेंट पे डिपेंडेंट थी। मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे बड़ा सुख हुआ, आनंद नहीं हुआ, क्योंकि वो टेम्पररी है। सुख के साथ 3 कंडीशंस हैं। एक तो वो टेम्परेरी है, एक वो आउटर है, एक वो डिपेंडेंट है। मतलब गाड़ी मिलेगी, मैं इस पर डिपेंडेंट हूं कि मुझे मेरा सुख तब है। दूसरा आउटर है, गाड़ी बाहर है, अंदर नहीं है। तीसरा ये टेम्परेरी है, 10 दिन के बाद वो गाड़ी को मैं शायद उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दूंगा, आनंद भी नहीं दूंगा, मुझे उससे सुख भी नहीं मिलेगा। मेरी दौड़ फिर से तो वो दौड़ जो लग जाती है ना फिर से, पता है क्यों लग रही है? ये चेतना के स्वभाव के लिए लग रही है। जो आनंद पाना चाहती है उसको आनंद नहीं मिल रहा, वो कहीं और किसी चीज में ढूंढ रही है। लेकिन वो ढूंढ कहां रही है? सिर्फ सुख में। आनंद किस में था? भाव में, चेतना के साथ चैतन्य हो जाने में। तो पानी में आनंद नहीं है, पानी में सुख है, और थोड़ी देर बाद वो पानी दुख में बदल जाता है। सुख किस में था? आनंद किस में था? प्यास की तृप्ति में। तो कल को जो मैं अपनी जिंदगी में पाना चाहता हूं, अगर मैं उसको आज जीने लग जाऊं, तो भावनात्मक स्तर पर और चेतना के स्तर पर ये आंतरिक चीज हुई, बाह्य नहीं हुई, तो मेरी तृप्ति होती है। बॉडी एज अ ट्रांसमिशन टावर, अब वो सेटिस्फाइड है, अब वो ग्रैटिट्यूड से भरी हुई है, अब वो डर नहीं रही, अब उसके पास लैक नहीं है, क्योंकि जो कल को जीवन आएगा उसने उसको यहां पर जी लिया। इसके लिए जरूरत पड़ती है कि कोई हमें वो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करवाए, कोई हमारी मेंटल स्टेट को चेंज करे। मतलब महाभारत में अर्जुन युद्ध के मैदान में है, श्री कृष्ण ने गीता के 18 अध्याय खत्म कर दिए, उसके बाद अर्जुन फिर भी नहीं समझ रहा है। तो वो उसको बोलते हैं अब एक्सपीरियंस कर, अब देख कि तू कौन है, अब देख कि दुनिया क्या है। वो उसको मल्टीवर्स दिखा रहे हैं चित्रेश जी। जो आज हमको लगता था ना ये थ्योरीज हैं सिर्फ,
मतलब आज धीरे धीरे क्वांटम इस चीज पर आ रहा है ना कि मल्टीवर्स है, बहुत सारे और भी यूनिवर्सेस हैं, और सब पैरेलल हैं, सब पैरेलल हैं सारे साइमल्टेनियस, और आपके 50 वर्जन उन मल्टीवर्सेस में एग्जिस्ट करते हैं। वो अर्जुन को यही तो दिखा रहे हैं, वो अर्जुन को अतल पाताल से लेकर भूतल तक सब लोक दिखा रहे हैं। वो अर्जुन को दिखा रहे हैं कि ये तू जन्म पा रहा है, ये तेरी मृत्यु हो रही है, सब जन्म मुझी में पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। ये देख महाभारत का रण, ये देख महाभारत का रण, और देख लाशों से सब पटा पड़ा है, और देख यहां पे सब कुछ सब घटित हो रहा है। तो वो क्या दिखा रहे हैं, उसको मल्टीवर्स दिखा रहे हैं। वो उसको सब, ये तो सब कुछ सेम टाइमलाइन पर है। तो जब श्री कृष्ण को उसको सब 18 अध्याय समझाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता, तो फिर वो उसको वो विजुअलाइज करवाते, बोलते आंखें बंद कर और अब देख कि तू कौन है, और देख ब्रह्मांड को कि ये चल क्या रहा है। जो तुझे लग रहा है कि ये कल को होगा, ये हो चुका है, ये सब मर चुके हैं ऑलरेडी, इनको देख यहां पे। तो वो उनको एक्सपीरियंस करता है, तो तब उसको जाकर के समझ आती है उसकी चेतना को कि मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं, बल्कि मुझे इस चेतना को, प्रकृति को और पुरुष को कॉम्बाइन करके इस जीवन को जीना है। तो ठीक यही, जब एक व्यक्ति ये समझ जाता है कि जो मेरे जीवन में कल को होने वाला है, जिसको मैं पाना चाहता हूं, वो सब कुछ एक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के रूप में मौजूद है। और ये क्वांटम फील्ड का सबसे बड़ा लॉ है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इसको बोला जाता है, कि आप जो भी पाना चाहते हो वो संभावनाओं रूप में मल्टीवर्स में मौजूद है ऑलरेडी। आपका वो सेल्फ जिसको आप कहीं ना कहीं यहां देख पा रहे हो, वो किसी ना किसी एनर्जी रूप में किसी ना किसी जगह पर मौजूद है। आपको उसको पाना नहीं है, आपको वो हो जाना है। दिस इज कॉल्ड डूइंग, हैविंग, बीइंग से बीइंग, हैविंग और डूइंग। आपको वो हो जाना है। क्वांटम फील्ड आपको आपके होने का इंतजार नहीं कर रहा है, उसके साथ जुड़ने का, उसके साथ अलाइन होने का इंतजार कर रहा है। तो आपने ये इस बार हमारा जो इवेंट था उसमें ये एक्सपीरियंस भी किया। कितने लोगों ने ये किया कि उन्होंने एक पर्टिकुलर, हमने एक्टिविटी करवाई थी जिसको हम लोग काल विलय बोलते हैं, जो कि रिक्त सूक्त के 6वें भाग में काल विलय का एक पूरा कॉन्सेप्ट आता है। उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हमारे लाइव इवेंट में। तो आपने देखा कितने लोगों ने अगले दिन बताया कि जो मैंने विजुअलाइजेशन में सोचा मेरा हो भी गया। हाँ, एक मैडम ने, मुझे याद है, एक मैडम ने बोला था कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट करना चाह रही थी, रिसर्च करना चाह रही थी लंदन में, और वहाँ से नेक्स्ट डे कॉल आ गया जिसकी वो तैयारी ही कर रही थी, जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थी कि ये कल ही हो जाएगा, ये 3 महीने में होगा, और उनको नेक्स्ट डे ही कॉल आ गया जिस दिन लाइव इवेंट में उन्होंने बताया। हाँ, तो ये मैंने हजारों लाखों लोगों के साथ ये होता हुआ देखा है कि वो जो काल है, जो समय है, जब वो विलय हो जाता है इस प्रेजेंट स्टेट में, आप उसको जीने लगते हो जो फ्यूचर में है, तो आपकी करंट रियलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अगर इस फ्रेमवर्क को हम देखें, सबसे पहले इस ट्रांसमिशन टावर को हील करना, दूसरा भावनात्मक स्तर पर विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप नए फ्यूचर इवेंट्स के लिए जो ब्यूटीफुल इमोशंस हैं उनको रिलीज करना, और तीसरा वो जो फ्यूचर इवेंट है उसको प्रेजेंट में कोलैप्स करना, उसको जीने लग जाना, आपको उस मैनिफेस्टेशन तक पहुंचा देता है, जो मैंने यथार्थ होते हुए सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों लोगों का देखा है। बहुत बढ़िया सर। मतलब एक हो गया प्रिपरेशन का पार्ट, दूसरा हो गया विजुअलाइजेशन का पार्ट, और तीसरा हो गया कि चाहे वो आपके जीवन में आया हो या ना आया हो, आप महसूस करने लगो, उस भाव में आ जाओ कि वो सब कुछ आपके पास है। चेतना उस जीवन को जीने लगे, पुरुष उस प्रकृति के साथ जुड़ जाए जो यहां पर चल रही है उस समय, और आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, इसलिए उसको लगता है कि ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है, यही जीवन है, इसी को मैं जी रहा हूं, यही मेरी रियलिटी है। और जब आप वो हो जाते हो तो क्वांटम फील्ड वही सिग्नल लेने लगता है कि तुम तो हो, और तुमको वो बीइंग से हैविंग और हैविंग से डूइंग तक का रास्ता खोल देता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरी भी क्लियर हो गए। तो अनुराग जी, आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन में क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जब आपको इसका रियल पावर, मैनिफेस्टेशन का रियल पावर या रियल प्रोसेस, आपने भी आइस ब्रेक किया, आपने भी क्रैक किया कि यार ये तो एकदम अद्भुत है? हाँ चित्रेश जी, बिल्कुल हुआ, और मैंने इसी फ्रेमवर्क को यूज़ किया जिसको आज मैं लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, और मैं इवेंट्स में उनको ये प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो डिलीट हो गया था, और यूट्यूब चैनल जब डिलीट हुआ तो वो उस पर कुछ ऐसा कारण बना था कि वो, मतलब आप तो जानते हैं इस चीज़ को, कि वो वापस ही नहीं आ सकता था।
क्योंकि वो जो गलती हुई थी, जो मिस्टेक हुई थी हमारी किसी मैनेजर से, उसके जिस सिस्टम पे वो लॉगिन होता था मेरा चैनल, उस आईपी आईडी पे बहुत सारे, उस आईपी पे बहुत से और चैनल्स लॉगिन होते थे और वहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही थी, मतलब कुछ गलत साइट वो जो हैं विजिट कर रहे थे। तो वो जो 10 चैनल उनके उस सिस्टम पे लॉगिन होते थे, 10 के 10 चैनल्स जो हैं वो बंद हो गए और उनमें से 9 चैनल्स आज तक भी नहीं आए हैं। सिर्फ एक इकलौता मेरा चैनल था, तो वो आने की संभावना भी नहीं थी। लेकिन मैं हमेशा से वेलनेस को लेके, एंशिएंट इंडियन हीलिंग साइंसेस को लेके, अद्वैत को लेके, मैं इन सब के ऊपर बात करना चाहता था, जो मैं कर नहीं पा रहा था, जो कारण आप सब जानते हैं और मैंने बहुत से पॉडकास्ट में शेयर भी किया है। जब वो चैनल डिलीट हुआ तो मैंने ये जीने लगा कि मेरा चैनल जो है वो वापस आ चुका है और उस पर मैं ये कंटेंट अपलोड कर रहा हूं और लोगों की लाइफ में उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको मैं प्रेजेंट में जीने लगा। और बाकायदा मैंने एक नोटबुक में, मैंने आपको दिखाई भी है कई बार, उसमें मैंने लिखा भी कि मेरा चैनल वापस आ चुका है, मैं उस पर ये कंटेंट अपलोड कर रहा हूं और इसके लिए मैं ब्रह्मांड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, यूनिवर्स का थैंक यू करता हूं। नीचे मेरे सिग्नेचर हैं और मैंने साइन किया इस क्वांटम फील्ड। तो वो लिखने से नहीं हुआ, ऐसा किसी को लगे कि मैं भी लिखने लगा, लिखने से नहीं हुआ। वो जो रियलिटी थी फ्यूचर की, उसको मैं जीने लगा प्रेजेंट में, और मैं काम भी ऐसे करने लगा। तो एज अ ट्रांसमिशन टावर चित्रेश जी, आप ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस चीज को महसूस करने लगे। जैसे आप मान लो कोई व्यक्ति है और वो, उसको हेल्थ का चैलेंज है, या कोई है उसको वेल्थ का चैलेंज है, पैसे का, रिलेशनशिप, किसी भी चीज का चैलेंज है, तो मैं उनसे अपने इवेंट में एक सवाल पूछता हूं कि मान लो अगर आपकी ये सेहत ठीक हो गई तो क्या करोगे, कैसा महसूस करोगे, बात कैसे करोगे, चेहरे पर स्माइल कैसी होगी, कंधे कैसे होंगे, आपकी बॉडी कैसा फील कर रही होगी। तो उनकी ये 6 की 6 चीजें ना बिल्कुल बदल जाती हैं। स्माइल तो ऐसी होगी, बॉडी ऐसी हो जाएगी, मैं महसूस कर रहा हूँगा, मैं थैंक यू बोल रहा हूँगा, ग्रैटिट्यूड कर रहा हूँगा। तो मैं बोलता हूँ बस यही ब्रेक, यही क्रैक करना है। ये जो आप सोच रहे हो ना कि कल को ऐसा हो जाएगा, डूइंग होगी, फिर मैं हैविंग, ये इमोशंस को पालूंगा, इन सबको बीइंग में कन्वर्ट कर दो, इस सबको अभी जीने लग जाओ। तो मैं वो जीने लग गया चित्रेश जी। कुछ ही दिन के बाद मैं देखता हूं कि चैनल वापस आया, और न सिर्फ वापस आया बल्कि वो वापस ऐसा आया कि मैं जो करना चाहता था मैं वो कर, यानी मैं अगर बीइंग हुआ, मैं पहले वेलनेस का कंटेंट डालना चाहता था, मैं होलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाना चाहता था, लेकिन मैं कितना भी प्रयास करने से, डूइंग करने से मैं वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही मेरा बीइंग उसको स्वीकारता है तो मेरे पास वो सब हैविंग भी होने लगता है और मेरी क्रिया, मेरा कर्म भी उसी दिशा में जाने लगता है, डूइंग भी वही होने लगता है, तो मैं कंटेंट भी वही बनाने लगता हूं। वो चैनल वापस आया, वापस आने के बाद मैंने देखा कि मैं उस स्टेट को महसूस करता था जिस कारण ये चैनल भी आया और मैं वो डूइंग भी करने लगा, मैं वो कंटेंट भी अपलोड करने लगा और उसको लाखों लोग पसंद करने लगे। और आप आज देखते हो हजारों लाखों लोग, उनके जीवन में बदलाव आता है। तो मैं, ऐसा नहीं कि मैं लेके आया, मैं तो एक टूल बना, मैं तो निमित्त मात्र बना, लेकिन मैं उस दिशा में आगे बढ़ने लगा। और जो जो मैंने सपने के सपने में भी नहीं सोचा था, सपने के सपने में भी नहीं, आज वो मैं देखता हूं कि वो सब कुछ पॉसिबल हो पाता है सिर्फ इस एक कारण से। और ये मैं, मेरा हफ्ते 10 दिन में ये ज़रूर प्रैक्टिस है कि मैं वो काल विलय ज़रूर करता हूं कि मैं वो जो फ्यूचर टाइमलाइन है उसको मैं प्रेजेंट में ला करके, पास्ट के ब्यूटीफुल इमोशंस के साथ प्रेजेंट टाइमलाइन में ला के मिक्स करता हूं, विलय करता हूं, और मैं देखता हूं कि मैं वो जी रहा हूं, उस रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा हूं। उसके बाद मैं ग्रैटिट्यूड करता हूं, आभार करता हूं, और देखता हूं कि आप देखो पिछले 1-1.5 साल में हमने ये जो यात्रा तय की, सबका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो माइंड में, विचारों में चीज़ें थी, उन्होंने यथार्थ रूप लेना शुरू किया, क्योंकि मैंने काल विलय किया, उस फ्यूचर को प्रेजेंट में लाया, उसको जीने लगा। और मेरी ज़िंदगी में ये एक नहीं, ऐसे 50 एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैंने यथार्थ किया है। लोग इसको प्रैक्टिस करें, और मैंने इसका फ्रेमवर्क भी आपको दिया है, बहुत इजीली आप कर सकते हो और अपने जीवन में बदलाव स्वयं देख सकते हो। कितनी टेक्निक्स करने के बाद भी, जो एफर्मेशंस करने के बाद भी, विजुअलाइजेशन करने के बाद भी, कुछ 369 करने के बाद भी अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो इसे एक फ्रेमवर्क को अपना के देखें, कैसे लाइफ नहीं बदलती है। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल अनुराग जी। वैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये सवाल पूछा था किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, इस बार फिर से पूछना चाहता हूँ। ग्रेटिट्यूड का और इनर साइलेंस का, दोनों का मैनिफेस्टेशन में क्या रोल होता है, और कैसे इन दोनों के माध्यम से लोग अपने मैनिफेस्टेशन को और सरल बना सकते हैं? बहुत खूबसूरत प्रश्न है चित्रेश जी। और आप देखो कि मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि मैंने वो सब कुछ तब नहीं पाया जब मैं उन्हें पाना चाहता था, मैंने वो सब कुछ तब पाया जब मैंने पाने की दौड़ ही छोड़ दी। जब मैं पाना चाहता था तब मैं पा नहीं रहा था, जब मैंने सरेंडर कर दिया
मैंने दौड़ ही छोड़ दी। दौड़ क्यों छोड़ दी, उसका दूसरा आपका जो पॉइंट है उसका वो कारण है ग्रैटिट्यूड। जब तक मैं पाना चाह रहा था तब तक मैं शुक्राने में नहीं था, तब तक मैं आभार में नहीं था, तब तक मैं कंप्लेंट में था कि मैं पाना चाह रहा हूं और मेरे पास अभी है नहीं, मेरी करंट की स्टेट लैक की है, डर की है, डेस्परेशन की है। लेकिन जब मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया कि मेरी करंट में क्या क्या चीज है जो मेरे पास अच्छी है, मैंने शुक्र अदा करना शुरू किया। इस शरीर का, इन सांसों का, एक एक ऑर्गन का, अच्छे लोगों का, परिवार का, दोस्तों का, हर एक चीज का जो मेरे जीवन में, जब मैंने शुक्र अदा करना शुरू किया, ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, तो मेरी करंट स्टेट क्या हो गई, वैसे ही हो गई जैसे हम चाहते थे, जो हम अचीव करना चाहते थे, हैप्पीनेस की, ब्लिस की। क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आभार किस चीज का व्यक्त करते हैं, जो आपके पास ऑलरेडी है। तो जो मेरे पास नहीं भी था, मुझे लगा कि क्वांटम की एक बहुत बड़ी खूबसूरत चीज जो मुझे मिली थी वो था कि क्वांटम फील्ड में लॉ ऑफ पॉसिबिलिटीज होती, लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी से क्वांटम फील्ड गवर्न होती है। ये क्या बोलता है लॉ, कि आप जो पाना चाहते हो वो संभावना रूप में यूनिवर्स में विद्यमान है। ऑब्जर्वर उसको कोलैप्स करता है, मैटर यानी ऑब्जर्वर उस वेव को मैटर में कन्वर्ट करता है, कोलैप्स करता है। मतलब आप में इतनी क्षमता है कि आप उस चीज को कन्वर्ट कर सकते हो, वो ऑलरेडी है। आप उसके साथ सिर्फ अलाइन होते हो जाए बस। मतलब कई बार लोग ये भी समझते हैं चित्रेश जी, एक ऑब्जर्वर इफेक्ट से, कि अगर ऑब्जर्वर किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा तो वो एनर्जी को मैटर में कोलैप्स कर देगा। वो एनर्जी को मैटर में प्रिसीव तो करेगा लेकिन वो उसे चेंज नहीं करेगा। कई लोग ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि ऑब्जर्व करने से, किसी भी चीज को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो वो प्रेजेंट रियलिटी में चेंज हो जाता है। चेंज नहीं होता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है और लोगों ने भी समझा होगा इसको। ऑब्जर्वर इफेक्ट में जो वेव चल रही है उसको ऑब्जर्वर सिर्फ कोलैप्स कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा। लोगों के दिमाग में गलत चीज है कि मैं किसी भी चीज एनर्जी से मैटर बना रहा है, पर क्या बना रहा है वो नहीं, वो बदल नहीं रहा। मतलब जो एनर्जी प्रवाहित हो रही है उसी को मैटर में कन्वर्ट कर रहा है। वो उसको चेंज करके, मतलब 10 रुपए को 1 करोड़ रुपया नहीं बना रहा है। वो 10 को ही एनर्जी फॉर्म की प्रतिध्वनि ही दिखा रहा है। 10 की एनर्जी को 10 का मैटर बना, 10 का मैटर परसीव करवा रहा है इस बॉडी को। वो जो ऑब्जर्वर है, जो चेतना है, वो उसको बदल 10 को 1 करोड़ रुपया नहीं बना रही है। वो 10 को 1 करोड़ रुपया बनाने की क्षमता है ही नहीं। यू कैनॉट चेंज एनीथिंग। आपका 1 करोड़ का वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप अब चेतना वहां देने लगते हो। चेंज नहीं कर रहे कुछ, आप अलाइन कर रहे हो। अब 10 रुपए की जगह नहीं, अब 1 करोड़ रुपए के साथ आप अलाइन कर रहे हो। तो काल विलय जो है ये कार्यक्रम करता है जो मैं भी आपके साथ बता रहा हूं। तो इसके लिए मैंने जो है उस फ्यूचर इवेंट को प्रेजेंट में कोलैप्स किया, और उसके लिए क्योंकि वो कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि मैंने उसको यहां इतना विविडली इमेजिन किया है, इतना ग्रेटिट्यूड कर दिया कि नहीं, सबसे पहले इमेजिन किया है कि मेरा बॉडी ये समझ रहा है कि ये हो चुका है। आपने देखा होगा नो दैट सेल्फ में भी बहुत से लोग जब वो एक्टिविटी करते हैं तो वो झूम मस्त, मतलब वो कहते हैं सर हमने मतलब सब पा लिया। एक इंसान एक जार लेके घूम रहा है, जार, उस जार के ऊपर लिखा हुआ है हैप्पीनेस। दूसरा पूछता है भाई ये कहां मिला, मैं तो इसको हमेशा से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, ये कहां मिला। वो कहता है ये मिला नहीं, कहीं गुम नहीं हुआ था, ये मेरे अंदर ही था, मैं इसके साथ बस अलाइन हो गया, ये कहीं मिला नहीं है। लोगों ने सुख को जाना ही नहीं है, लोगों ने सिर्फ कामयाबी को जाना है। जिस दिन वो सुख को जानेंगे उनको पता लगेगा कि इससे बड़ी कामयाबी कोई है ही नहीं। और वो कब होती है, जब आप आभार व्यक्त करते हो। आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड से बड़ा इमोशन धरती पे कोई नहीं है। तो मैं कहता हूं वो विजुअलाइजेशन के बाद, पहले नहीं, विजुअलाइजेशन के बाद आपने जब फ्यूचर इवेंट को जी लिया, उसका आभार करो क्योंकि आपने उसको जी लिया। जैसा आप भविष्य में रियल में बॉडी से जियोगे, वैसा ही आपने उसको माइंड से जी लिया, और आपकी बॉडी को ये पता ही नहीं लग रहा कि ये फ्यूचर है, उसको लग रहा है ये रियल है। इतना गहरा। जब आपके माइंड की जो ब्रेन वेव्स की स्टेट है ना, बीटा, बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा, हमने कई बार विजुअलाइज किया है, लेकिन हम डीप अल्फा से नीचे थीटा में गए नहीं है, जहां हमारा ब्रेन सरेंडर कर दे, जहां हमारा ब्रेन सजेस्टेबल हो जाए। नहीं तो वो क्वेश्चंस करता रहता है, वो थिंकिंग लॉजिक्स लगाता रहता है। तो बहुत से लोग विजुअलाइजेशन करते भी हैं लेकिन वो बीटा से नीचे जा ही नहीं पाते। तो अगर ब्रेन की वो स्टेट ही ट्रिगर नहीं हुई, जिसमें वो गेट ही नहीं खुला एंट्री का, थीटा का,
जहां पर कि आपकी बॉडी उसको रियल मान सके, जिसको रियल हिप्नोसिस बोलते हैं। तो जब वो गेट ट्रिगर करता है विजुअलाइजेशन, उसके बाद आप आभार व्यक्त करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं उस चीज़ का जो आप भावनात्मक स्तर पर पा चुके हैं, आपकी बॉडी उसको महसूस कर रही है। जब आप ये छोटा सा प्रोसेस करते हैं तो आप उस पल को जीने लग जाते हैं। और यूनिवर्स को क्या सिग्नल मिलता है? अब लैक का नहीं, अब डेस्परेशन का नहीं, अब डर का नहीं। उसको लग रहा है ये तो आभार कर रहा है। किस चीज़ का? ये कुछ पा चुका है। क्या सिग्नल है उसका? एक्स सिग्नल है। तो यानी इसका जीवन एक्स फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट होता है। अब इसके जीवन में एक्स फ्रीक्वेंसी का प्रवाह करने दो, चलने दो, चलना पड़ेगा। तो ग्रैटिट्यूड इतनी पावरफुल चीज़ है, लेकिन अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो ट्रांसमिशन टावर की फ्रीक्वेंसी बदली नहीं, अपना इंटेंशन चेंज नहीं किया, बॉडी का जो सेफ्टी बटन था कि हमारा शरीर सेफ महसूस करे, वो सेफ्टी बटन ऑन नहीं किया, यानी क्लिनजिंग नहीं की, और फिर हम वो सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो डूइंग 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 हो जाता है, बीइंग 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 नहीं होता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है वो क्लिनजिंग के बाद विजुअलाइजेशन के बाद वो फ्यूचर रियलिटी को प्रेजेंट में कोलैप्स करना, उस मोमेंट को जीना और ग्रैटिट्यूड करना। अगर कोई ये करे उसकी लाइफ बदल सकती है। बहुत बढ़िया। मतलब अनुराग जी, मैं ये समझाऊँ कि ग्रैटिट्यूड भी मैकेनिकल नहीं करना है, ग्रैटिट्यूड भी आपको मानसिक चित्त चेतना कॉन्शियसनेस के स्तर पे जाके करना है ना। कई लोग हमारे पास इवेंट में जब ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये कर ही नहीं रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड को अनुभव कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ बस, कि ग्रैटिट्यूड हुए ही जा रहा है, मैकेनिकल नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से याद है वो जो यूएसए से जीएस पाजी की वाइफ आई थी, तो उन्होंने, आपने बोला था उनको, जब लिखने के लिए बोला तो उन्होंने बोला मेरे पास कुछ लिखने है ही नहीं, और फिर बाद में वो भाव में आके लिखती जा रही थी। उसके बाद वो जो आनंदित हुई, वो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हुई थी। क्योंकि जब तक हम कर रहे हैं तब तक हम इस बॉडी को मैटर टू मैटर ट्रेवल करवा रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, करता हूं, मैं डूइंग में हूं अभी भी। अगर लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे, मुझे डूइंग में नहीं रहना, मुझे बीइंग में रहना है, कि मेरी स्वतः ही मेरे आप से ये होने लगे, मेरी चेतना सिर्फ इसको एक्सपीरियंस करे, मैं उस फ्लो में बहता जा रहा हूं, थीटा की स्टेट में हूं, मेरा शरीर उस फ्यूचर इवेंट को जी रहा है और बहता जा रहा है फ्लो में, और चेतना एक्सपीरियंस कर रही है कि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम उसके लिए ग्रेटफुल हो। जब वो ये एक्सपीरियंस करती है तो वो यथार्थ रूप में जीवन में आने लगता है। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अनुराग जी, दूसरा जो मेरा इसी का पार्ट था कि इनर साइलेंस का, अंदर की शांति का बाहर के आउटकम्स में क्या रोल होता है, और उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या मैनिफेस्टेशन में कैसे योगदान है। बहुत बढ़िया। और मैंने इसको यहाँ से शुरू किया था कि मैंने अपने जीवन में वो तब नहीं पाया जब मैं उसको पाना चाहता था, मैंने अपने जीवन में वो सब कुछ तब पाया जब मैंने पाना चाहा ही नहीं, यानी मैं खाली हो गया, यानी मेरी चेतना सिर्फ एक्सपीरियंस कर रही है उस सब को। बिल्कुल, मेरे साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि मेरे शब्दों से मैं साइलेंस हो गया, मेरे साइलेंस का मतलब है कि हर प्रकार से मैं नथिंगनेस में, जीरो में चला गया, जिसको हमने शून्य अवस्था बोली। फिजिकल और मानसिक दोनों लेवल पे आप नथिंगनेस में, नथिंगनेस, जीरो, शून्य अवस्था। चेतना सिर्फ इस शरीर को एक्सपीरियंस कर रही है, चेतना सिर्फ जो कुछ हो रहा है उसको एक्सपीरियंस कर रही है। कर्ता का भाव यहां समाप्त हो गया कि मैं नहीं कर रहा हूं। दैट इज रियल इनर साइलेंस, कि मैं न तो मैं कुछ सोच रहा हूं न मैं कुछ कर रहा हूं, मैं सिर्फ हूं। और वो कब आता है? उस विजुअलाइजेशन के बाद, जब आप सिर्फ आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप जीरो, आप सिर्फ साइलेंस में, और आपकी चेतना सिर्फ आभार को एक्सपीरियंस कर रही है, जीरो। तो आपने जितनी देर वो इस टावर ने जो भी कुछ उस विजुअलाइजेशन में ब्रॉडकास्ट किया था ना, अब आपकी चेतना सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर रही है, एम्पलीफाई कर रही है। तो इनर साइलेंस का रियल मतलब है कि आप कर्ता ना बचो, बल्कि दृष्टा बचो, देखने वाला बचो, जो देखे कि सब कुछ हो रहा है। जैसे मैंने इस बार इवेंट में भी मैं ये बात कर रहा था कि दिन में कम से कम एक दिन ऐसा जरूर निकाला करो जब आप ये देखो कि मैं नहीं हूं कुछ, मैं तो देखने वाला हूं। ये तो एक व्यक्ति है अनुराग नाम का, जिसकी ये मूवी चल रही है, जो हो रहा है इसके साथ हो रहा है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं। आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, आप इमोशन से कनेक्ट होना बंद कर दोगे, आप अलग स्तर पर वाइब्रेट करने लग जाओगे। जैसे अभी भी मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं आपसे बात करते करते भी, और मुझे ये आभास हो रहा है कि अनुराग बात कर रहा है और मैं उसको देख रहा हूं। अनुराग बोले जा रहा है और मैं उसको देख रहा हूं, मतलब एकदम से ये आभास हो रहा है। तो दिन में एक बार ये प्रयास कि मैं नहीं हूं, मैं तो चेतना हूं, मैं मन नहीं हूं,
मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार मेरी आइडेंटिटी नहीं हूं। मैं कौन है जो सबको एक्सपीरियंस करता है। आपका दिन भर का सिस्टम बदल जाएगा। बिल्कुल साइलेंस में आके जो कुछ हो रहा है चलने दो और देखो कि ये इसके साथ हो रहा है। एज अ बॉडी मैं तो उसको देख रहा हूं, मैं उसको अनुभव कर रहा हूं। आंखें देख रही हैं इसकी, मैं तो उसको अनुभव कर रहा हूं। ब्यूटीफुल। तो अगर आप ये अनुभव करने लग जाते हो तो आप ऐसा महसूस करोगे। सिर्फ 5 मिनट का ये प्रयोग भी आपको 0 पॉइंट फील्ड में ले जाता है। बिल्कुल शून्यता, बिल्कुल खाली। आप सिर्फ देखने वाले बचोगे, क्योंकि देखने वाला करता नहीं है, करता शरीर है। और जब आप शरीर से डिटैच होकर सिर्फ देखने वाले बनते हो तो करता ही नहीं बचता, करता है। आपका कुछ करने का, कुछ सोचने का, कुछ विचार करने का मन ही नहीं कर रहा। आप कह रहे हो बस मैं इसकी जिंदगी को देख रहा हूं। आज ये कहां बैठा है? आज ये पॉडकास्ट कर रहा है, आज ये सुन रहा है और मैं देख रहा हूं इसको सुनते हुए। आप एकदम से शून्य अवस्था में पहुंच जाते हो। तो मुझे लगता है जो इस प्रकार से साइलेंस, इनर साइलेंस का मतलब सिर्फ मौन हो जाना नहीं है मुंह से या विचारों से। इनर साइलेंस का मतलब है कि आप इस शरीर से डिटैच होकर उस चेतना स्वरूप के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो आप देखते हो सब कुछ घटित हो रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं देखे जा रहा हूँ। वहाँ पर एक ऐसा फील्ड बनता है, एक ऐसा 0 पॉइंट फील्ड बनता है कि वो चेतना, वो पुरुष, वो प्रकृति के साथ कॉम्बिनेशन में वो चीज़ें अनुभव करने लगता है जो उसको रियल आनंद के साथ कनेक्ट करवाएंगी। और अब उसको बाहर की चीज़ों में नहीं, उस भावनात्मक स्तर पर वो आनंद को महसूस कर पाता, चेतना के स्तर पर आनंद को महसूस कर पाता है और चीज़ें अपने आप उसकी तरफ ड्रॉ होने लगती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर एक चीनी का दाना रख दो तो आपको चींटियों को इन्विटेशन नहीं देना पड़ेगा, आपको उनको मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि चींटियां आएं, वो अपने आप आएंगी। ठीक उसी प्रकार आप वो चीनी का दाना यहां हो जाओ चेतना स्वरूप में, बिल्कुल शून्य। आप देखोगे कि आप कुछ चाह ही नहीं रहे हो, फिर भी सब कुछ आपके पास आ रहा है, क्योंकि आप चाह नहीं रहे हो, आप हो गए हो। आप वो परम हायर कॉन्शियसनेस, हायर फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड हो गए हो। अब जो भी ये ट्रांसमिशन टावर ब्रॉडकास्ट करेगा, रिलीज करेगा, यूनिवर्स उसी को रेजोनेट करने वाला है। और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उस शून्यता की फ्रीक्वेंसी, उस 0 पॉइंट फील्ड की फ्रीक्वेंसी, जो इतनी हाई है कि आपके जीवन में जो जो कुछ अच्छा हो सकता है वो आपकी तरफ खुद आने लगेगा। उस चीनी के दाने की तरह, उन चींटियों की तरह आपको उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, उनके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वो हो जाना पड़ेगा चीनी का दाना। बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ आके मैं ये समझाऊँ अनुराग जी कि जब आप अपने आप को उस स्तर पर प्रिपेयर करके उस पर काम करना शुरू कर दोगे तो आप इतने पावरफुल मैग्नेट बन जाओगे कि जिन चीज़ों का आपने सोचा है, जिन चीज़ों को आपने अट्रैक्ट करने का प्लान किया है, वो स्वतः ही चल के आपके जीवन में आ जाएंगी। पर उसके लिए आपको अपने आप को उस स्तर पे ले आके मैग्नेट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा। होना क्या है? वो स्तर हो जाना है। You never attract what you want in your life. You only attract who you are. आप क्या हो, आपका सिग्नल क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका चेतना का स्तर क्या है। जब ये बदलता है तो आप दौड़ में नहीं दौड़ते, आप पाना नहीं चाहते हो, आपके पास लैक नहीं है, कमी नहीं है। आप तो कहते हो मैं तो पूरा सच्चित आनंद हूँ। और जिसके पास ये भाव आ गया कि मेरे पास तो है, मेरा नेक्स्ट वर्जन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बस उसके साथ अलाइन करना है मुझे, सिर्फ इतना सा काम है। कितना इजी लगता है सुनने में। लेकिन वही जिसने इमोशनल क्लेंजिंग नहीं की वही बोलेगा यार ये बातें हैं बोलने के लिए, तुम जो बोल। एक व्यक्ति 2 अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स देगा। जिसका चेतना का स्तर एक्सपेंडेड है वो कहेगा हाँ यार मुझे तो ये इमोशनल क्लेंजिंग करने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, सब कुछ मेरी तरफ आ रहा है। और जिसने वो इमोशनल क्लेंजिंग नहीं की वो यार ऐसे, ये तो सब बोलते हैं गिमिक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है, बात नहीं है। आप देखो एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे सकता है। एक ही पुरुष एक ही चीज़ जो है 2 अलग अलग चीज़ों को परसीव कर सकती है। डिपेंड करेगा कि क्या उसके अंदर से वो जो भावनात्मक स्तर पर जो क्लेंजिंग थी वो कर पाया है या नहीं कर पाया। इसीलिए मैं बोलता हूँ हीलिंग कम्स फर्स्ट, देन मैनिफेस्टेशन फॉलोज। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटेंशन को, आपके बॉडी के सेफ्टी स्विच को ऑन करें, उस इंटेंशन को बदलें और आप देखो ज़िंदगी कैसे बदलने लगती है। मतलब जिनके अंदर की हीलिंग नहीं होती है वो अपने लाइफ के सर्कल ऑफ सर्कमस्टेंसेस से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। वही चीज़ बार बार उसके लाइफ में रिपीट होती रहती हैं और वो रिपीट होने का कारण ही पुराने इमोशनल वुंड्स होते हैं। और वो वुंड्स जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक वो लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और वो जीवन को भी चित्रेश जी उसी दृष्टिकोण से देखता रहता है ना। तो यहाँ तक सर जितने लोगों ने भी अभी ये पॉडकास्ट जो यहाँ तक देख रहा है वो सारी बड़ी सीरियस ऑडियंस है जो सच में इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारना चाहती है। वैसे तो आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दिया,
पर फिर भी कोई यदि आपके साथ मिलके इन चीज़ों को सीखना चाहे और जानना चाहे, तो आपने जो, मैंने भी वो प्रोग्राम अटेंड किया है, तो उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लोगों को दे दूंगा, जिसमें जो लोग यहाँ तक आए हैं वो सच में सीरियस हैं इस सब्जेक्ट को लेके, तो उनकी लाइफ में हम कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकें। देखिए चित्रेश जी, क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि हम जब तक अपने ट्रांसमिशन टावर को एक सही इंटेंशन नहीं देते, द राइट वर्ड इज इंटेंशन, कि मेरा संकल्प, मेरी नीयत, मेरी भावना ही डिसाइड करेगी मेरा क्या फ्यूचर होगा। और वो इंटेंशन कब काम करती है? जब हमारे बॉडी का सेफ्टी स्विच ऑन हो, कि मेरी बॉडी सेफ महसूस कर रही हो। जब मैं लैक में हूं तो मेरी बॉडी सेफ नहीं है। जब मैं डेस्परेशन में हूं तो मेरी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में है। जब मैं फियर में हूं तो भी मेरी बॉडी सर्वाइवल मोड में है। इन तीनों मोड्स में मेरी बॉडी एज अ ट्रांसमिशन टावर नेगेटिव सिग्नल रिलीज कर रही है, यानी मैं चाह कुछ और रहा हूं, स्टेट कुछ और है, और मेरे को वो नहीं मिल रहा जो मैं चाह रहा हूं, मुझे वो मिल रहा है जो मेरी स्टेट है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इंटेंशन को अलाइन करें उस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसके लिए हम एक बहुत अमेजिंग इवेंट हम लोग करते हैं जिसका नाम है इंटेंशनल अलाइनमेंट, जिसमें हम हीलिंग पे भी फोकस करते हैं, उन इंटरनल हीलिंग पे, और हम अलाइन कैसे करना है उस फ्यूचर वर्जन के साथ, उसके ऊपर भी काम करते हैं, जहां पर हम ये जानते हैं कि वो जो हमारा इंटरनल सेल्फ है, अगर मैं उसको एक चेतना, अगर मैं उसको एक इंटेंट दे दूं तो कैसे वो उसके ऊपर टिका रह सकता है, और कैसे हम नथिंगनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको अभी आप साइलेंस बोल रहे थे, या जिसको हम जीरो पॉइंट फील्ड बोलते हैं। एक ऐसी जगह जहां शरीर है ही नहीं, एक ऐसी जगह जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब यहां मौजूद हैं, एक ऐसी जगह जहां पर मैं थीटा की स्टेट में एंटर करता हूं, और जो भी मैं अपने माइंड को कमांड दे रहा होता हूं वो डायरेक्टली एंटर करती है, मेरा लॉजिकल माइंड उसमें इंटरवीन नहीं करता। मेरी बीटा की स्टेट उसमें फाइट एंड फ्लाइट को जगाती नहीं, बल्कि वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है और चेतना को, यानी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करती है। तो इसके लिए हम एक इवेंट करते हैं जिसका नाम है इंटेंशनल अलाइनमेंट। 3-3.5-4 घंटे तक भी ये इवेंट कई बार चलता है, जिसमें हम वो मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम वननेस को महसूस कर सकें, सरेंडर फील कर सकें, और अपने इंटरनल सेल्फ को सिग्नल दे सकें, ताकि हम अपनी इंटेंशन के स्विच को, सेफ्टी के बटन को बॉडी के लिए भी और इस यूनिवर्स के लिए भी ऑन करें। तो ये 3-3.5-4 घंटे का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम ऑनलाइन करते हैं। तो अगर कोई उसको हमारे साथ जुड़ करके करना चाहता है तो मैं लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ज़रूर दे दीजिए अगर कोई चाहेगा। तो हम ये रेगुलर बेसिस पर ये इवेंट होता रहता है, तो वो जो भी क्लिक करेगा उसको डेट, टाइम, सब स्केड्यूल सब पता चल जाएगा, वो रजिस्टर कर सकता है। बहुत बढ़िया अनुराग जी, बहुत बहुत आनंद आया पूरे पॉडकास्ट में। और अभी मैं चौथी सीरीज़ में चौथा भी एक पॉडकास्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आज के मेरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन क्वेश्चंस को मैं इसमें यूज़ करता तो शायद ये पॉडकास्ट अलग डायरेक्शन में चले आता। तो मैं एक बार आपके साथ पंचकोश के बारे में पूरा पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। एक बार मैं पंचकोश का क्या रोल है मैनिफेस्टेशन में, उसको थोड़ा डिटेल में समझना चाहता हूँ। एक बार 7 चक्रास का क्या रोल है मैनिफेस्टेशन में, उसको मैं डिटेल में समझना चाहता हूँ। और जो आपने सांख्य दर्शन की बात की पूरे पॉडकास्ट के दौरान, मैं उस सांख्य दर्शन पे भी डिटेल जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से ऐसा याद है कि सांख्य दर्शन के बारे में कृष्ण जी ने भी बात की है। मतलब सांख्य दर्शन कृष्ण जी के होने के पहले से, मतलब महाभारत काल के पहले से सांख्य दर्शन मौजूद है। तो इन तीनों चीज़ों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या मैनिफेस्टेशन में क्या रोल है वो मैं जानना चाहता हूँ, जो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में पूछूंगा, क्योंकि आज के पॉडकास्ट की बड़ी लंबी चर्चा हमारी हो गई। तो मुझे लगता है कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो जिस चीज़ पर चाहेंगे, तो अगर वो चाहेंगे इन तीनों में से किसी भी टॉपिक पर कि उनको इस पर थोड़ा इंसाइट चाहिए, तो जितनी मेरी बुद्धि है, जितनी समझ है, उसके हिसाब से मैं जस्टिस करने की कोशिश करूँगा। तो अगर वो चाहते हैं और कमेंट करते हैं, तो जिस भी टॉपिक पर, सप्तचक्र पर, सांख्य दर्शन पर, और तीसरा आपने क्या बोला, पंचकोश पर, तो जिस पर भी लोग चाहेंगे उस पर हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। तो आप अनुराग जी से इन तीनों सब्जेक्ट में से जिस भी सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट पे आप नॉलेज लेना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन आपको लगता है कि आपकी लाइफ में उस पर्टिकुलर नॉलेज के आने के बाद बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं एक पिंड कमेंट में जो सर ने इंटेंशनल अलाइनमेंट वाले वर्कशॉप की बात की है उसकी भी लिंक देता हूं, क्योंकि यहाँ तक जिन्होंने भी पॉडकास्ट को देखा है, दे ऑल आर वेरी सीरियस ऑडियंस। वो अपने जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए पॉडकास्ट में यहाँ तक रहे। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट जल्दी हम शूट करते हैं। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, 3, 6, 9, 11, 11 इन सब चीज़ों को लेके मेरी बहुत सारी क्लैरिटी आई। तो मुझे लगता है जिसने भी पॉडकास्ट यहाँ तक देखा उनको भी बहुत क्लैरिटी आई होगी। थैंक यू वेरी मच अनुराग जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। कि मुझे लगता है अगर हम इतना सा भी कंट्रीब्यूट कर पाए मिल करके आपकी ऑडियंस के लिए, तो ये हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स जो है क्रिएट करने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।